बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार दिन और आंखें तरस गई थी ऐसे दिनों के लिए। हालांकि पिछले 3-4 दिन से सिग्नल्स थे, लेकिन आज एक फुल फ्लेज्ड मैसिव रैली वाला दिन। बैंक निफ्टी देखिए एक बार जरा, मैं तो बार बार सुबह से सच बताऊँ ना तो मैं तो बैंक निफ्टी को निहार रहा हूँ और कई बार मन करता है कि उसके ऊपर वो काला टीका भी लगा दूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेचारा यही गिरा था। 61,000 वाला 50,000 तक आ गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप इन्होंने तो खैर पहले से आउट परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी थी पिछले 3-4 दिनों से। आज आईटी नहीं चला, लेकिन खैर आज आईटी को चलना भी नहीं था, क्योंकि आज दिन जो था वो उन स्टॉक्स का था जो सबसे ज़्यादा बीटन डाउन थे। और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो 4 से 5% के करीब की रैली हुई है। और मैं तो सोच रहा हूँ आज भी अगर आपका पोर्टफोलियो ने अच्छा नहीं किया तो मतलब आपके पोर्टफोलियो में वाकई में कुछ गड़बड़ है, वरना आज इस तरीके का दिन है 14:1 का एडवांस डिक्लाइन का, बहुत शानदार है। और श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं एक्साइटमेंट में गुड आफ्टरनून बोलना भूल गया था आप लोगों को, लेकिन बहुत ही शानदार दिन मार्केट के लिए। एडवांस डिक्लाइन देखिए, क्या पैरेलल रेलवे लाइन की तरह ये आपको एक ट्रैक की तरह दिखाई देगा इस समय। 14:1, ऑलमोस्ट 15:1 के करीब बढ़ रहे हैं हम। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईरान यूएस में सीज फायर के बाद बाजार में तेजी का फायर। निफ्टी 850 पॉइंट से ज़्यादा उछलकर 24,000 के करीब। बैंक निफ्टी में 2700 पॉइंट से ज़्यादा की रैली। मिड कैप और स्मॉल कैप भी 4% उछले। इंडिया विक्स हुआ क्रैश, 21% टूटकर 20 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट बने बाजार के लीडर। 12% की उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना अशोक लेलैंड, साथ ही इंडिगो में भी करीब 9% की तेजी। वहीं अदानी पोर्ट्स, टाइटन एशियन पेंट्स, OMCs में भी तेजी की रफ्तार। वहीं करीब 6% दौड़ा DLF। आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, पॉलिसी रुख भी न्यूट्रल पर रखा कायम। हालांकि पश्चिम एशिया तनाव से महंगाई बढ़ने और ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ने की जताई आशंका, साथ ही बैंकों को प्रोविजनिंग नियमों में भी दी राहत। आज के चार्ट जीपीटी के सेक्टर और शेयरों में जोरदार एक्शन। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 7% ज्यादा दौड़ा, 5 से 10% उछले। प्रेस्टीज, ओबरा रियल्टी, साथ ही सिमेंस, के इंडस्ट्रीज, इंडियन बैंक और हिंदुस्तान जिंक में भी शानदार तेजी कायम। बाजार में चौतरफा खरीदारी, करीब 7% दौड़ा ऑटो इंडेक्स। 11% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल हुआ फोर्स मोटर्स, साथ ही 7 से 9% उछले मारुति, टाटा मोटर्स, पीवी और आयशर। एनबीएफसी और कैपिटल मार्केट भी 5% उछले। श्रीराम फाइनेंस में 10% की रैली। अमेरिकी कोर्ट में SEC का केस खारिज करने की अर्जी स्वीकार किए जाने से अदानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार जोश। अदानी ग्रीन में करीब 11% का उछाल, साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी, ATGL में भी करीब 7% से 8% की मजबूती। यूएस ईरान सीज फायर के बावजूद इंडस्ट्री को सरकार दे सकती है 2.25 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज। वित्त मंत्रालय की कमेटी ने राहत पैकेज को मंजूरी दी, जल्द कैबिनेट से मिल सकती है अंतिम मंजूरी। साथ ही कैबिनेट में फर्टिलाइजर सेक्टर को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की भी मंजूरी संभव। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और कल से चौथी तिमाही के नतीजों के मौसम का हो रहा है आगाज। IT दिग्गज TCS पेश करेगी अपने रिजल्ट्स। क्योंकि कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ महज 1% होने का अनुमान। ग्रोथ के साथ साथ AI चैलेंज की कमेंट्री पर भी रहेगी बाजार की नजर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा तो हो सकता है कि मार्केट में इस समय एक नीजक रिएक्शन भी हो, लेकिन मेरा ये नजरिया होगा कि इतने बड़े गैप डाउन में उसके बाद आपको शॉर्ट से बचना चाहिए। मैं एक बहुत बोल्ड व्यू ले रहा हूँ। अगर आपने इस मार्केट में पैसा बचाया है तो यहाँ से अगले 2 से 3 महीने में आपको स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट के बहुत शानदार मौके मिलने वाले हैं। अपना कैश तैयार रखिए। आज का मूव बड़ा पॉजिटिव है और अगर हिम्मत है तो लॉन्ग कैरी करें। अगर वाकई में आज बॉटम बना है, इन दैट केस यहाँ से रैली बड़ी होगी। फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से
मैं एक व्यू ले रहा हूँ कि यहाँ से अब शॉर्ट में शायद उतना दम नहीं है। मेरी थ्योरी ये है कि बाजार यहाँ से बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। अगर आपने पैसा बचाया है तो अब इन लेवल पर आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप में काफ़ी वैल्यू है। कोशिश करें उन स्टॉक्स को चुनने की जहां पर तेल की तेजी का इंपैक्ट ना हो। देखिए, अगर आपका थर्सडे का लॉन्ग है तो बिंदास कैरी करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाजार में अभी बड़ी वाली तेजी बाकी है। और निफ्टी पर 23,500 और बैंक निफ्टी पर 53,500, ये एक मूव पेंडिंग है। मार्केट में अगर आप देखें तो टेक्सचर जो है ना वो बदल चुका है। कल सुबह भी हमारा यही नज़रिया था कि अगर गिरावट आई तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हमारा एक नज़रिया रहा है कि 23,500 निफ्टी पर और 53,500 बैंक निफ्टी पर यहाँ तक का एक मूव ओपन हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आगे की, क्योंकि ये तो आपने कुछ पीछे जो हुआ उसकी बात सुनी। बाजार में आज शानदार दिन, चौतरफा तेज़ी, और आज की तेज़ी का सबसे बड़ा फैक्टर है उसका लीडर। आज मार्केट की रैली को लीड किया है बैंक्स ने, जो कि हम देखना चाहेंगे। कोई भी आईटी ड्रिवन रैली पे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, लेकिन बैंक निफ्टी ड्रिवन जब रैली हो तो कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बनकर आता है। और आज यहाँ पर एक शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी सभी टारगेट्स के ऊपर, जो आज सुबह हमने टारगेट्स की बात की थी, सभी टारगेट्स के ऊपर। सिर्फ एक आईटी है जिसने एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया, क्योंकि वो जो एल्गो ट्रेड पिछले 3-4 दिन चली थी क्रूड की, उसके मुकाबले आज वो ऑब्वियसली रिवर्स हुई। तो आज आईटी ने खुला, आईटी भी गैप के साथ, लेकिन खुलते ही उसने टॉप बनाया और वहाँ से गिरा। और उसके मुकाबले बैंक निफ्टी, वह बैंक निफ्टी रखिए आप ज़रा, देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी भागा है आज। और कंपेरेटिवली आईटी जो है वो थोड़ा सा नीचे है। आज सुबह हमने एक बात की थी कि गैप अप के बाद किस तरीके के स्टॉक्स को चेस करना है। उसमें अशोक लेलैंड हमारा नंबर 1 चॉइस थी, स्पॉटलाइट में श्रेया, और एफएनओ का टॉप गेनर है, 12.5% ऊपर है। और जहां खुला वहां से भी लेने के बाद आपको 6 या 7% ऊपर ही नज़र आया। हमारे जो जितने भी बिग स्टॉक्स थे आज सुबह के, सब में आप देखें तो 5 से 10% के करीब की रैली हुई है। और मजबूत क्वालिटी के एनबीएफसीज, चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो, चाहे वो चोला हो, चाहे वो एलएनटी फाइनेंस हो, सभी ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 8 से लेकर 10% के मूव यहाँ पर इन सब स्टॉक्स में आए हैं। और बाज़ार की स्ट्रेंथ का मैं एक पैमाना देख रहा था। मैं लिस्ट बनाई टॉप 50 ट्रेडेड स्टॉक्स की, सिर्फ एक नैल्को था जो रेड में था, बाकी 49 आउट ऑफ 50 इन ग्रीन। शानदार तेज़ी आज मार्केट के लिए। बिल्कुल सर, शानदार तेजी, चौतरफा खरीदारी आज मार्केट में हुई है। स्टैट्स देख रही थी मैं, 15 लाख करोड़ की बाइंग आज मार्केट में हुई है। गजब की तेजी, डेज हाइपर, निफ्टी 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड हुआ है। मार्केट कैप ऐड हुआ है। लेकिन सर सबसे पहले तो बधाई के पात्र आप हैं, क्योंकि ये जो मूव है सबसे पहले आप ही ने पकड़ा था। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो पहला कि आपने कहा था कि 22,142 का स्टॉप लॉस के साथ इस गिरावट में खरीदारी की। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने ये दर्शकों को बताया था। उसके बाद से एक तरफा हमने रैली देखी। आज ये अनाउंसमेंट हुई ना कि सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन उससे पहले सेंस बन रही थी आपको कि अब शायद यहाँ से मार्केट और गिरने को तैयार नहीं। तो ये मूव का राज क्या है सर? ये कैसे आपको कन्विक्शन आया? साथ ही अब जब मार्केट में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं हम, तो यहाँ से आगे की रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, इस बार काफ़ी तो किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन एक जो फ़र्क रहा ना, इस बार हमने प्रेडिक्ट नहीं किया। अब देखिए सीएनबीसी आवाज़ ने किया क्या, एकदम सटीक समय पर नज़रिया बदला। और मैं एक बात बताऊँ, हम तो जिस दिन नज़रिया बदला उसके बाद भी एक दिन तो मार्केट और गिरा ही था। मतलब वेंसडे से नज़रिया बदलना शुरू किया था। एक बार तो थर्सडे को भी एक बार तो हम गिरे ही थे, सुबह 22,200 तक भी गए थे। पूरी मंदी हमने प्ले की, 24,800 से लेकर 22,000 तक का वो व्यू था। 22,500 600 पर हमने वो शॉर्ट ट्रेड कैंसिल करके लॉन्ग ट्रेड की तरफ चलने की बात की। 4 फैक्टर्स रहे जिन्होंने हमें इस नतीजे पर पहुंचाया कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है और अब आपको लॉन्ग साइड पर ही अप्रोच करना है। उसमें पहला था मार्केट ब्रेथ। ये बात कितनी बार इस चैनल पर हुई कि सबसे पहले मार्केट ब्रेथ देखिए। और पिछले 3 दिन जिसमें गैप डाउन हुए, सुबह की कमेंट्री आप उठा के देख लीजिए, हमारा व्यू यही था
कि सबसे पहले मार्केट ब्रेथ चेंज होगी। रोज़ शुरुआत होती थी 5:1 डिक्लाइन के फेवर में, 4:1 डिक्लाइन के फेवर में, और एंड होती थी 2:1, 4:1 एडवांसेस के फेवर में। आज तो खैर ऑब्वियसली इस तरीके की एडवांस डिक्लाइन आनी थी, आज थोड़ा मार्केट ने आपको मौका देना था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से मार्केट मौका दे रहा था। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कल क्या ब्यूटीफुली मार्केट ने, कल मैं बताऊं तो कल से बेहतर दिन नहीं हो सकता था। कल 21,700 से 21,800 के 22,700 से 22,800 की शानदार डिप दी, एक स्टॉप लॉस के साथ अगले हफ्ते के ऑप्शन लेने की हमने बात की। ये तो पहला फैक्टर था। दूसरा था, खराब खबर पर बाजार ने लोअर लो बनाना बंद कर दिया था। अगर आप बाजार का फैक्टर देखें, जैसे पिछली बार जब 115 पे क्रूड था वर्सेस इस बार जब 115 पे क्रूड आया, या पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बर्बाद कर दूंगा, या इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बर्बाद कर दूंगा, या पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, बल्कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट पे अटैक कर दूंगा, पिछली बार जब ईरान ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बार जब ईरान ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे, उन सारी की सारी खबरों के आप लो देख लीजिए, मच हायर लोज बनाए निफ्टी ने। तो ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा बड़ा कारण, और आई थिंक ये आपको सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पे सुनने को मिला होगा, क्योंकि ये मैंने जो मेरी कॉन्वर्सेशन होती है ना सम ऑफ द बेस्ट हेज फंड मैनेजर्स, उनसे निकल कर आया था। ये हमने बात कल की थी कि इतनी तेज़ी के बावजूद, 3 दिन की तेज़ी के बावजूद, इंडिया विक्स हाई है और वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है। मार्केट पिछले 3-4 दिन से 111 ऊपर आया था, बार बार नीचे भी आ रहा था, रोज़ 300, परसों भी 400 पॉइंट की डिप दी थी, कल भी एक बार के लिए 300 पॉइंट की डिप दी थी, तो और उसके बाद रिकवरी आई थी। ऐसे में 3-4 दिन तक इंडिया विक्स का हाई रहना, नॉर्मली ना क्या होता है, जब भी मार्केट टॉप बनाता है वो भी ऐसे ही बनाता है, मार्केट चलता है लेकिन विक्स ऊपर आने लगता है, ठीक है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। अब ट्रेंड कहाँ का था? ट्रेंड नेगेटिव था। तो इस तरीके का विक्स का हाई रहना और उसके बावजूद मार्केट का चलना, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का साइन। ये बात कल हुई थी, ऐसा नहीं है कि आज हो गया तो उसके लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। और चौथा, एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, हमने प्रिडिक्ट नहीं किया। प्रिडिक्शन में क्या दिक्कत हुई? हर 500 पॉइंट के बाद आपने बोला कि नया बॉटम, 500 पॉइंट बाद नया बॉटम, किसी ना किसी दिन तो वो लगना था, तो वो नहीं हुआ। हमने मार्केट के मैसेज को समझा, इस वजह से। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि अब क्या करना है, देखिए पहली बात तो लॉन्ग रहे और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहे। आज सुबह 23,828 का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था सुबह से, अब वही है। 24,000 पर आप बंद होंगे शायद, या 23,950 के ऊपर ही बंद हो, तो 23,828 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। हर गिरावट में खरीदारी करने के बारे में सोचिए। और एक चीज़, अब डरिए मत कि कल कोई गैप डाउन हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होने वाला। अब 2-3 दिन तो ये रैली अच्छी चलने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि रात को डोनाल्ड ट्रंप फिर पलट जाए, इतनी जल्दी नहीं होगा। पलट सकते हैं वो, लेकिन तुरंत नहीं पलटेंगे, हफ्ता 10 दिन तो लगेगा कम से कम। और निफ्टी शायद अब 24,800 तक जाए, जहाँ से हमने ये वॉर वाली गिरावट शुरू की थी, वो वॉर वाली गिरावट तो पूरी होनी चाहिए, 24,800 तक जाने का सेंस बनेगा। उसी तर्ज पर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी शायद एक बार 58,000 तक चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बड़ी वाली गिरावट थी वो उन्हीं लेवल से आनी शुरू हुई थी, 58,000 से, तो वो बैंक निफ्टी भी वहाँ तक चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। 57,000, 58,000 के करीब का वो लेवल था। हाँ देखिए, और क्रूड अगर $90 के नीचे आया तो मुझे लग रहा है कि फिर एक और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी हम 95 पर है, लेकिन अगर 90 के नीचे आ गए तो एक और बड़ी वाली रैली की पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में। पर चलिए अब वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कैसे रहे। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अनुज बहुत शानदार है। अब चॉइसेस इतनी है कि चूज़ क्या करें, है ना, लेकिन फिर भी जहाँ पे स्टैट्स पुट राइटर्स ऊपर आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एनबीएफसीज में शुरुआत करूंगा एल&टी फाइनेंस। आज एक बार फिर से ये स्टॉक सबसे पहले एनबीएफसीज में उन स्टॉक्स में से जो कि अपने सारे एवरेजेस को बाइसेक्ट करता हुआ एल&टी फाइनेंस आएगा। ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये अभी रिवर्सल है और रिवर्सल में भी ये इंटरमीडिएट में गया है, मतलब लगभग नीचे से आप समझिएगा कि पहले 35 रुपये का पुल बैक है, तो मिड वे ट्रैजेक्टरी में इसमें शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। तो पहला स्टॉक जो पिक कर रहा हूँ वो है 275.90 पर एल&टी फाइनेंस, जो जोर पकड़ रहा है। दूसरा कैपिटल मार्केट थीम में मैंने पिक किया है, दैट्स HDFC AMC। स्क्रीन पर रखिएगा एक बार HDFC AMC। हालांकि ये पूरी की पूरी थीम आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ रही है, बट 2553 पे जाके टेस्ट कर रहा है अपने लास्ट 2 ड्यू एवरेजेस और करीब 2533 पे अच्छी बाइंग, 5.5% का हुआ है बिल्डअप, शानदार मूव यहाँ पे। एक ये हो गया। और मैं बैंक में उस बैंक को पकड़ूंगा जो कि मतलब लास्ट 2025 में भी
सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मर था मिड कैप बैंकिंग में, और दैट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। शानदार रिवर्सल 962 पे ट्रेड करता हुआ, बहुत ही मतलब पूरे दिन इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। बाइंग देखिए करीब 5,61,000 शेयर यहाँ पे बिल्डअप हुए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए 3 स्टॉक्स HDFC AMC, L&T फाइनेंस और आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट चॉइसेस बहुत हैं, बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को 3 स्टॉक्स तक सीमित रखूंगा। अनुज, एक ये सीज़फायर, एक क्रूड का रिट्रेसमेंट, एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज का खुलना, इसको बाजार ने आज प्ले किया। जैसे कि आपने कहा कि 3 दिन तेजी रहेगी। लेट्स अज्यूम कि हम 24,800 तक आए। आगे की पिक्चर, क्योंकि आज एक और चीज़ होगी कल, वो होगा अर्निंग सीजन। ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए, या फिर आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही वीरू। देखिए, अर्निंग सीजन कल TCS के नंबर्स आएंगे, उसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा, उसके बाद बड़े नंबर्स आएंगे। मेरा मानना ये है कि तब तक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप एक बार के लिए निफ्टी पर 24,500 24,800 तक का मूव दिखा दें, और उसके बाद फिर उस मूव का असली टेस्ट होगा। और आई थिंक 24,800 तक मुझे लग रहा है कि वॉर रिलेटेड जो भी मंदी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप बाकी फैक्टर्स पर आएंगे। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। अभी ये जो सीज़ फायर है, इसके अगर आप फाइन प्रिंट्स पढ़ेंगे ना, इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो मार्केट जिनका संज्ञान लेगा। जैसे कि बात हो रही है कि, और ये कहीं ना कहीं पता नहीं किसने आइडिया दे दिया, हंसी मजाक में ही दिया था किसी ने आइडिया, ईरान अब शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे से एक टोल लगाएगा, ये बात हो रही है। एक ये भी मार्केट में ये भी एक चर्चा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक डील बैकडोर चैनल पे चल रही थी, जिसमें एक बात ये थी कि अमेरिका को भी उस टोल का कुछ कट मिलेगा। अगर ऐसा है तो ये खबर अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ी पॉजिटिव है, ईरान के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन हम सब के लिए, देखिए, क्रूड भले ही नीचे आ जाए, लेकिन अगर हमें उसकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए हमारे लिए, तो बात तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डैमेज रह ही जाएगा ना। तो ये आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा वीरू, वो होगा अर्निंग सीजन। क्योंकि अगर अर्निंग सीजन में लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वापस 2-3 क्वार्टर खराब होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस, तो फिर ये रैली वापस 24,500 24,800 के आसपास जाकर फेल होगी। इस बात का रिस्क रहेगा। मैं अभी ये व्यू बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ कि हम एकदम भागकर ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएंगे। आई थिंक वो व्यू अभी लेना भी नहीं चाहिए इस समय मार्केट में। शाह, आगे बढ़े जी। तो जैसा कि आपने कहा सर, अभी थोड़ा कदम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो कैसे स्टॉक्स आपको सही लगते हैं जहाँ पर अभी फिलहाल खरीदारी करनी चाहिए ऐसे मूव्स के बाद? देखिए, वही बास्केट जिसकी हमने बात की थी, हमने 5-6 स्टॉक्स के एक बास्केट की बात की थी शाह। अब पता क्या होता है, असल में लोग भूल जाते हैं कई बार। इवन जब हमारा मंदी का मूव था, जब पूरे महीने हमने मंदी प्ले की थी, उसमें भी हमने एक बात कही थी, 5 स्टॉक्स की बास्केट की हमने बात की थी कि जिसमें आप हर डिप पर ऐड करें लार्सन एंड ट्यूब्रो, श्रीराम फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था आई थिंक 2 और थे जो इसी से जुड़े हुए, मतलब इसी तरीके के स्टॉक्स थे बेसिकली, जो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इनमें बात हुई थी कि आप इनके अशोक ले लें, चौथा था, हाँ अशोक लेन चौथा था, और आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प शायद 5वां था, या टीवीएस था शायद 5वां। तो कहने का मतलब ये है कि वही सारे स्टॉक्स जो एक मार्केट में एक इस गिरावट से पहले तेज़ी में थे, और जिनमें गिरावट सिर्फ इसलिए आई, अब देखिए श्रीराम फाइनेंस का पीट कर क्या बुरा हाल कर दिया। जो 840 पे डील हुई थी वो ऑलमोस्ट 860 तक पहुंच गया था। कोई लॉजिक था? अब वापस ये 1000 जो इसके रिसेंट हाइज हैं उसके करीब आ गया है। मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, चोला है जैसे, मुथूट है जैसे, ये मुझे लग रहा है कि वापस अपने प्रीवियस हाइज, आयशर मोटर्स एक और एग्जांपल है, आयशर मोटर्स, अब जैसे ये स्टॉक्स हैं, ये मुझे लग रहा है कि अब वापस अपने 52 वीक हाई की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे। कुछ स्टॉक्स को टाइम लगेगा और उनमें आपको अर्निंग्स की वेट करनी होगी, जैसे कि ट्रेंट हो गया, या जैसे कि आपके IT स्टॉक्स हो गए, इनमें अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस आने में। तो ये आई थिंक कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स होंगे जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो निष्कर्ष निकालूं सर, जो कि वॉर के कारण गिरे थे उन सारे स्टॉक्स में आप थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं, प्लस जिनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, जिनमें अर्निंग्स का सपोर्ट था। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स रहेंगे रडार पर। ट्रेंड और IT जैसे स्टॉक्स से फिलहाल अभी थोड़ी दूरी बना के रखनी है। जब अर्निंग्स देखेंगे वहाँ पे कन्विक्शन बनेगा तो फिर वैसे कदम उठाएंगे। लेकिन सर आज का बड़ा ट्रिगर एक और RBI पॉलिसी, और RBI पॉलिसी के बाद आपने कहा था कि बैंक्स का मूव इंपॉर्टेंट होगा, वो हमने देखा भी स्क्रीन पर।
तो आरबीआई पॉलिसी का निचोड़ क्या था सर, कैसी लगी आपको ये पॉलिसी? बहुत शानदार पॉलिसी थी। आई थिंक एकदम प्रैग्मेटिक पॉलिसी। आई थिंक गवर्नर साहब ने बिल्कुल कोई पैनिक नहीं किया, रियलिटी रखी, थोड़ा सा जीडीपी एस्टिमेट एडजस्ट किया, थोड़ा सा इन्फ्लेशन एस्टिमेट एडजस्ट किया, लेकिन ये बात भी कह दी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टांस बदलने की ज़रूरत है या सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा रेट हाइक करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो जितने भी फियर थे कम से कम उनको उन्होंने दरकिनार किया। ग्रोथ की बात की आरबीआई गवर्नर ने, साफ साफ उन्होंने ये कहा कि एक हमें आगे जाकर ये देखना होगा कि एक तो ये वो सीज फायर तो हो गया, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। ये आरबीआई गवर्नर जो है ना, आरबीआई गवर्नर मेरी तरह से या किसी और की तरह से 3 दिन के ट्रेड की बात नहीं करेंगे। हम तो 3 दिन की, 1 हफ्ते की, ठीक है, हमारा तो थॉट प्रोसेस 6 महीने से ऊपर आता ही नहीं है ना। इनको तो देश चलाना है, ये तो उसके हिसाब से सोचते हैं। तो भाई अगर हमें देश चलाना होता तो हम भी सोचते, हमको तो थोड़ा ना देश चलाना, तो उसके लिए हम 3 हफ्ते से 3 महीने से ज़्यादा कभी लेते नहीं हैं। तो इसके लिए है ना, तो वो उन्होंने एकदम सही बात कही। तो कुल मिलाकर आई थिंक मोर और लेस निचोड़ यही था कि पॉलिसी एकदम शानदार थी। और अब करते हैं हम बात रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स और फिसड्डी स्टॉक्स की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, सबसे पहले अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड स्पॉटलाइट शेयर, यहाँ पर लगातार बुलिश नज़रिया था हमारा और वो काम भी आया। श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसीज में सीएनबीसी आवाज़ की लगातार पहली पसंद रही है ये स्टॉक। अदानी ग्रीन, अमेरिकी कोर्ट से जो अच्छी खबर आई उसका एक इम्पैक्ट, हालांकि अच्छी खबर सिर्फ इतनी है कि वो केस एडमिट हो गया मेनली, बस। फोर्स मोटर्स, ऑटो शेयरों में दमदार रैली, ज़बरदस्त रैली ऑटो शेयरों में आपको देखने को मिली। उसके बाद आया एचपीसीएल, क्रूड के नीचे आने का क्लियरली फ़ायदा मिला यहाँ पर इसको। और उसके बाद इंटरग्लोब एविएशन, एक तो क्रूड नीचे आया और एक एयरपोर्ट चार्ज में करीब 25% छूट का एक फ़ायदा मिला। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में ऑयल इंडिया, क्रूड के रिवर्सल का साइन, उसके अलावा कोल इंडिया पूरी गिरावट में आउट परफॉर्म करने वाला शेयर, और एक था टेक महिंद्रा जो आईटी की रैली में, क्योंकि अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उस वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट आया। चलिए अब एक काम करते हैं, आज के कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं और उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे। जी, तो समझते हैं कि कमाई का अड्डा में होगा क्या आज के सत्र में। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जुर्जित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जयसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर ऋतु सिंह बताएंगे आपको कि आरबीआई पॉलिसी के क्या हाईलाइट्स रहे। 2:30 बजे ईरान जंग के बाद बाजार की जोरदार तेजी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी। 2:35 पर टाइटन पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे नुपुर और आशीष। 2:45 पर नुपुर से समझेंगे रियल्टी शेयरों में क्यों है जोरदार तेजी, और आशीष से समझेंगे कि अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। कल से अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी, तो 2:50 पर टीसीएस के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष वर्मा। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एबैकस एसेट मैनेजर सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जी। 3:10 पर कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे नुपुर से डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है फोर्स मोटर्स। इसमें वाकई में फोर्स है। करीब 4 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट जो आई थी आई थिंक कंट्रोल गिरावट थी, अब मूव ऑन है। ट्रेड करे 22,210 के साथ, स्टॉप लगाएंगे 21,500, 700 रुपए का स्टॉप है, लेकिन टारगेट 23,000 से 24,000, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ये इंटरडे स्टॉक नहीं है, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है और होना भी चाहिए। फोर्स मोटर्स ओके, फोर्स मोटर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक से न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस की सूची में था ये। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएनबी हाउसिंग ने एक प्राइस रेजिस्टेंस जो कि 860 था उसको ब्रेक किया, अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी करनी है। 854 854 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 950 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 880 वाला कॉल ऑप्शन जो 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 60 रुपए के टारगेट सेट करें।
पीएनबी हाउसिंग 8% अप डेज हाई पर मानस जी की तरफ से खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड बताएं। देखिए आज के दिन में अगर सभी स्टॉक्स देखेंगे तो 6-7-8% के आसपास लगभग सभी में बढ़त है और ये सिस्टमेटिक बाइंग देखी जा रही है। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए वो करीबन ऊपर है। और तो ऐसे में चलते हुए एंजल वन जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स है वहां पर अच्छी बढ़त देखी गई है। बीएससी देखिए, एंजल वन देखिए। तो एंजल वन में एक पॉजिटिव रुझान होगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है स्टॉक के अंदर। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 280 के देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 255 का लगाना होगा। ओके, एंजल वन यहाँ पर भी करीब करीब 8% की रैली। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है भारत फोर्ज के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है, 1791 के आसपास है, लॉन्ग बिल्टअप भी है। मोमेंटम कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ से 1820 से लेके 1840 तक की और जगह बची है। सो भारत फोर्ज बाय करना है 1780 का ऊपर, 1780 के ऊपर का बाय बनता है, 1775 का स्टॉप लॉस। ओके, भारत फौज 1784 पे। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा इटर्नल में हमने देखा लास्ट 15 दिन में 244 243 के आसपास जाके रुक रहा था। आज हालांकि गैप अप होने के बाद उसी इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर फिलहाल तो टिका हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से 262 के आसपास का अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। टुवर्ड्स 200 डीएमए और 50 डीएमए की तरफ ये अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 238 का एक इम्पोर्टेंट बेस अभी यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 238 के स्टॉप लॉस इसको बाय किया जा सकता है 262 के टारगेट के लिए। ओके, टर्नल यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। गाबासन ने फोर्स मोटर चुना है खरीदारी की राय की तरफ से और 23,000 के टारगेट आए हैं। 21,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। कह रहे हैं कि फोर्स मोटर्स में फोर्स है आज। मानस जी कह रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग को लेकर चल सकते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है। तो 950 की टारगेट है, 854 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। इसके अलावा 880 वाले कॉल ऑप्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 24 का स्टॉप लॉस लगाना है, 60 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। आशीष कयाल जी कैपिटल मार्केट स्पेस से एंजल वन को चुन रहे हैं, यहाँ पर बेट लगाने की उनकी राय है। 280 की टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी ने कहा है कि भारत फोर्ज यहाँ से अप मूव दिखा सकता है, तो रडार पर रखे हैं। 1840 के टारगेट और 1775 का स्टॉप लॉस। और विकास जी ने इटर्नल चुना है खरीदारी के लिए। काफ़ी दिनों से ये स्टॉक बैकफुट पर, लेकिन आज स्ट्रेंथ, तो 263 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये गौरांग जी से समझते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी खासी तेजी, बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे फिर? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। टीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और मंच पर उपस्थित महानुभावों को, आपको सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वित्तीय क्षेत्र, क्रेडिट पॉलिसी और जो भी टिप्पणियां माननीय गवर्नर साहब ने करी हैं, और एक सोच और विचारधारा ये कि आने वाले तिमाहियों में सकारात्मक रुझान नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स पर आएगा। तो उसी तर्क के आधार पर एनबीएफसी क्षेत्र की दिग्गज बजाज फाइनेंस, यहाँ पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। मेरे ख्याल से क्रेडिट ऑफटेक यानी कि ऋण की मांग और उसके साथ साथ नतीजों पर सकारात्मक रुझान आने की पूरी संभावना लग रही है। एक बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं तो वो करीबन 1150 के आसपास का। ओके, बजाज फाइनेंस, आपका एक कॉल है 916 पे। मीनवाइल निफ्टी देखिए 24,000 की दिल्ली को ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी। अच्छा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, श्रेया तो शांत है, अनुज खूब हंस रहे हैं ना। अनुज क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या स्टूडियो में? मैं सोचने की पूछने की कोशिश कर रहा था। नहीं, हमारे स्टूडियो में कुछ नहीं हुआ। हाँ। और कुछ हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे स्टूडियो में कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना वीरू, कई बार क्या होता है कि मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि अरे क्या है ना
हम अपने व्यूअर्स से बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकलीफ़ हो जाती है जो हमारी एनालिसिस होती है उससे। तो अब कुछ लोग हैं वो क्या ना, वो बॉटम खेल रहे थे, है ना, बॉटम कि कहाँ है बॉटम, खेलते हैं बॉटम। तो उस बॉटम में क्या हुआ, वो हर 500 पॉइंट पे नया बॉटम, हर 500 पॉइंट पे। वो मुझे याद है वो 24,300 से शुरुआत हुई थी उसकी, 24,300 पे रॉक सॉलिड बॉटम, रॉक सॉलिड, ठीक है भाई। अब 24,300 पे जिसने ले लिया वो बेचारा आज तक पैसा नहीं बना पाया है। निफ्टी रखिएगा जरा स्क्रीन पर साइड बाय साइड, है ना, 24,300 पे। फिर वो लेवल 23,800 आ गया, फिर 23,500 पे तो बोल दिया कि बस अब तो नहीं होगा, अब इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला है। फिर फाइनली जाकर 21,700 बोल दिया। अब वो 22,200 से ही घूम गया, तो खुश हो गए। वो ना एक जंगल में वो बंदर वो पेड़ पे बैठा था, वो लकड़ी काट रहा था कि दूसरों गिरा दूँगा, मैं बता तो अपनी खुद की लकड़ी काट रहा था। वो जिस ब्रांच पे बैठा हुआ है वो खुद की वही लकड़ी काट रहा है ना। और उसमें हुआ क्या कि अब आप 10 डार्ट फेंकेंगे ना, देखिए एक तो सही जगह जाकर लगेगा, और वो कहीं ना कहीं उसी सही डार्ट को देखकर आप कहेंगे कि मुझे इसी के मार्क्स दीजिए, बाकी 9 डार्ट के मार्क मत दीजिए। तो ऐसे तो ओलंपिक्स में गेम होता नहीं। ओलंपिक्स में अगर आप फेंकते हो तो सभी डार्ट का नंबर आपको लेना होता है ना। तो ठीक है, अब कहेंगे कि हमें तो पता था। और एक और बात देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है, कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर आप लें, भले ही 500 पॉइंट महंगा लेना पड़े, ट्रस्ट में उसमें ज़्यादा पैसा बनता है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि हमने 22,200 पे लिया या लेने की बात की, 22,700 पे कही, बिल्कुल कही 22,700 पे। लेकिन 22,700 से आज देखिए आप कहाँ पर आ गए, 24,000 पर आ गए, 1,300 पॉइंट की रैली। और उससे पहले पूरा 24,800 से लेकर 22,200 तक का मूव, 2,600 पॉइंट का जो डाउन साइड का मूव था वो भी। देखिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक को सब पता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक एग्जांपल। आप पिछले 1 महीने का, आज की डेट में ना ये सब मेजरेबल होता है, बाकी सब चीज़ें तो खैर सब मेजरेबल है। इंस्टाग्राम ही उठा लीजिए आप, और आप इंस्टाग्राम पे एक टॉपिक पर ही मेरे व्यूज़ को कंपेयर कर लीजिए बाकी किसी के व्यूज़ से, व्यूज़ को कंपेयर कर लीजिए, एंगेजमेंट से कंपेयर कर लीजिए, लाइक से कंपेयर कर लीजिए, जो CNBC आवाज़ पर व्यू दिया जाता है और कहीं और दिया जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि किस पर लोगों ने ट्रस्ट किया है। तो खैर एनीवे, जो भी है, सोचा कि इस बात को पूरा कर लें, और इसलिए हंसी आ रही थी वीरू, और कोई कारण नहीं था वैसे। तो वैसे हंसते रहना चाहिए, दुखी होकर क्या ही कर लेंगे आप, है ना, हंसते तो रहना ही चाहिए। हाँ, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना, हंसते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी तो दुनिया में लाइफ बहुत छोटी है, तो इसके लिए क्या मतलब ऐसे करके। और कई पता क्या होता है, कई बार हम ना अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अपने ऊपर भी हंसना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, सबसे पहले वो मेरा 27272 पे सबसे ज़्यादा मैं हंसता हूँ अपने उस लेवल पे। मुझे बता दीजिए कोई और अगर अपनी उस गलती को एक्सेप्ट करता है तो, मैं तो करता हूँ कम से कम। तो क्यों, क्योंकि क्या क्या मिल जाएगा इतना सीरियस होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। आज RBI ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, पॉलिसी पर रुख भी न्यूट्रल रखा, लेकिन अपनी कमेंट्री में RBI गवर्नर ने बात जताई, ये चिंता जताई कि महंगाई बढ़ सकती है। तो ऋतु के पास चलते हैं और जानते हैं कि इस पॉलिसी की क्या हाइलाइट्स रही। RBI से एक कॉशियस पॉलिसी देखने को मिली, नॉट अ रिएक्टिव पॉलिसी, जो रिएक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान जैसा वाइडली एक्सपेक्टेड था। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को अनचेंज छोड़ दिया एट 5.25%। ये एक यूनानिमस डिसीजन था और न्यूट्रल स्टांस को उन्होंने मेंटेन किया। नाउ जो मैक्रो फोरकास्ट की अगर बात करें, FY27 इस करंट फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ उन्होंने करीब 6.9% पे फोरकास्ट की है और इन्फ्लेशन करीब 4.6%। ये अगेन वाइडली इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन। बट इन नंबर्स पे अराइव करने के लिए उन्होंने बेस केस अज्यूम किया है कि ऑयल के प्राइसेस इस साल एवरेज अबाउट $85 अ बैरल रहेंगे और अगले साल अराउंड $75 अ बैरल, और रुपी उन्होंने एक एवरेज एस्टिमेट लिया है करीब 94 टू अ डॉलर फॉर FY27। बट RBI ने ये भी कहा है अगर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कंटिन्यू रहे बिकॉज ऑफ सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो देखने को मिल रही हैं, एक हो सकता है डाउनवर्ड प्रेशर इन ग्रोथ नंबर्स पे। Q1 और Q2 का फोरकास्ट ग्रोथ पे उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया है कंपेयर टू जो हमने पिछले पॉलिसी में देखा था, और सेकंड हाफ की ग्रोथ इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर 7% प्लस पे फिलहाल RBI का फोरकास्ट है। इन्फ्लेशन पे अगेन 4.6% नंबर है और पहली बार इस बार RBI ने एक कोर इन्फ्लेशन का भी फोरकास्ट किया एट 4.4% फॉर FY27।
इसके अलावा कुछ अदर हाइलाइट्स में आरबीआई ने ये भी बैंक्स को कुछ रिलीफ दिया। उन्होंने कहा कि कैपिटल एडिक्वेसी को कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टरली प्रॉफिट्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें जो स्ट्रिंजेंट कंडीशन थी कि 25% एनपीए प्रोविजन डेविएशन कंडीशन जो पहले थी वो हटा दी गई है, और दूसरा उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हटा दिया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि एनबीएफसीज को लेकर जो नया फ्रेमवर्क एक वो लाएंगे, उसकी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए अपर मिडिल और बेस लेयर वो ड्राफ्ट नॉर्म्स आएंगे और उसके बाद उस पर पब्लिक कंसल्टेशन होगा। और लास्टली जो फॉरेक्स रिजर्व्स रुपी को कंटेन करने के लिए आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किए थे, उन्होंने ये भी कहा ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ करंट सिचुएशन को संभालने के लिए अनाउंस किए गए थे और ये इन फ्यूचर रिव्यू किए जाएंगे। ओके, शुक्रिया ऋतु आरबीआई पॉलिसी के हाइलाइट्स बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है इस वक्त के टॉप कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम गाबसर से आशीष कयाल जी से और विकास सालुंके जी से। गाबसर बताइए इस वक्त का कैश कॉल क्या होगा आपका? तो मेरा ध्यान है टाटा कैपिटल पर। ब्रेकअवे गैप हुआ है, हाँ यहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन इसको आज का आज नहीं लेना चाहिए, आज कल और परसों के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रेड करें 326, स्टॉप लगाएंगे 320 का, 6 रुपए का टारगेट होगा 340 का। मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए। टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल, अरे बाप रे, कितने समय बाद आया ये स्टॉक रेडार पर, भूल ही गया था मैं तो कि एग्जिस्ट भी करता है। और अच्छा मूव यहाँ पर इस समय। विकास जी आपने क्या पिक किया कैश में? कैश में मैंने देवयानी इंटरनेशनल पिक किया हुआ है। 106 के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 118 का टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल सकता है। 102 का भी इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 102 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 118 के टारगेट के लिए। ओके, दिव्यानी इंटरनेशनल 106 पे आपका बाय कॉल है। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं? मेरा पिक होगा किर्लोस्कर इंजन में। यहाँ पर किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हायर लोगों का पैटर्न कंटिन्यूड रहा है। जितनी भी हमने गिरावट देखी थी पिछले एक आध महीने में, उसके बावजूद भी स्टॉक ने हायर लो का पैटर्न कंटिन्यूड रखा है और आज 20 डीएमए के ऊपर अच्छे खासे लेवल से सस्टेन हो रहा है। तो किर्लोस्कर इंजन पे बाय की राय होगी। टारगेट 1530 का है, स्टॉप लॉस 1425 का लगाना होगा। ओके ठीक है, किर्लोस्कर ऑयल। यहाँ पे हमने कैश कॉस्ट पूरी कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, एक रखिएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आज निफ्टी बैंक की इस तेजी के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी है, लेकिन व्हाट अबाउट प्राइवेट बैंक्स? आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा चलने के बाद हल्का सा बैकफुट पे आया। एचडीएफसी बैंक अभी भी आप देखें अपने डे हाई को कमांड कर रहा है एंड वेल अबव 20 डे एक्सपेंशन एवरेज, और करीब के 5% ऊपर आईसीआईसीआई बैंक है। मैं आशीष जी अगर आपसे ये पूछूं कि जिस प्रकार का डैमेज प्राइवेट बैंक्स में हुआ था, मेरे ख्याल से 3 फरवरी के बाद, ये डैमेज पहले ही शुरू हो गया था, वॉर से पहले ही शुरू हो गया था, पूरा फरवरी के महीने में चला था ये। अगर आपको अगले 2 दिन के लिए एक स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से यहाँ पोजीशन कैरी करनी हो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, 2 प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या होंगे आपके? देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रेफर्ड स्टॉक होगा वो है एक्सिस बैंक का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक ने जो लो बनाया था आज से 4 दिन पहले, और वो लो से बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम के साथ में ये आज के दिन भी कंटिन्यूड ट्रेंड में रहा है। तो इससे पता चलता है कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। ऊपर में जो टारगेट है एक्सिस बैंक का करीबन 1400 लेवल्स का हम देख सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आज का जो गैप अप हुआ है उसके नीचे, डे लो के थोड़ा नीचे लगाएंगे 1290 का। तो 1290 के स्टॉप के साथ 1400 का टारगेट एक्सिस बैंक पे रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक है जिसे काफी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मूव 5.38% के साथ देखा गया। लास्ट मुझे याद नहीं है कभी ये स्टॉक 5-6% के साथ चला था एक ही दिन के अंदर, और यहाँ पर एक रिवर्सल अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक 850 का लेवल्स दिखा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है, प्राइस एक्शन सपोर्ट 790 का एचडीएफसी बैंक का। तो ये 2 स्टॉक है जहां पर लॉन्ग जाने की राय होगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं धमाकेदार ऑप्शंस की। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी और आशीष जी तो हैं ही, चंदन जी भी जुड़ गए हैं इस पैनल में। चंदन जी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आप ही के धमाकेदार ऑप्शन से शुरुआत कर लेते हैं। जी नमस्कार। देखिए, धमाकेदार ऑप्शन की तरफ फोकस करेंगे तो मैं यहाँ पे कैपिटल गुड्स काउंटर पे फोकस करूंगा, और क्यूमिन से भी का तो सेटअप अच्छा ही है। एलएनटी में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले। एक गैप अप ओपनिंग के बाद में की इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं, तो इसके लिए एलएनटी पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ इस महीने की 4100 की कॉल जो लगभग 72 के आसपास चल रही है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 60 रुपए के सपोर्ट से ऊपर में
90 रुपीज तक के टारगेट एलएनटी के 4100 की कॉल में बनने चाहिए। एलएनटी को चुना है चंदन जी ने ऑप्शंस के लिए। मानस जी, आपके पिक ऑप्शंस में? तो देखिए, इरिडा पे मेरा ध्यान है, जहां पर काफी समय के बाद कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपने 52 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन इरिडा का जो 122 वाला है, 5 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। और 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 8 रुपए के टारगेट सेट करने हैं इरिडा के 122 वाले कॉल ऑप्शन में। ओके, इरिडा का 122 का कॉल आपको लेना है। ये ट्रेड कर रहा है 4.25 रुपए के आसपास। ओके, चलते हैं अगली ट्रेड के लिए आशीष ख्याल जी के पास। आशीष, ये ऑप्शन से इसमें आप क्या पिक करेंगे? देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी काफी अच्छी बढ़त है। हमने प्राइवेट बैंकिंग की बात की, पीएसयू में से कैनरा बैंक है जिसने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और कंटिन्यूड यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बना रहा है अर्ली चार्ट्स पे भी। तो यहाँ पे 138 का जो कॉल ऑप्शन है वह करीबन 5 रुपए 7 पैसे के आसपास है, वो बाय किया जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो होगा 3 रुपया 70 पैसे का, और ऊपर में टारगेट यहाँ पर करीबन 8.5 रुपए के देख सकते हैं। ओके, चलिए, ऑप्शन ट्रेड्स पूरी हो गई। अब ऑप्शन ट्रेड से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं बशरा इस मार्केट पे जो इम्पैक्ट आया है सीज़ फायर का। हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी जुड़े हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। तो एक चीज़ तो फिर साबित हुई, इस बार थोड़ा लंबा खिंच गया ये मामला, वरना एक जियोपॉलिटिक्स हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इस बार शायद ज़्यादा करेक्शन हो गई जितना लोग सोच रहे थे उससे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम वापस उन लेवल्स से या उनके ऊपर जाएंगे या फिर थोड़ा रिस्क रहेंगे अभी भी मार्केट में? सो देखो अनुज, रिलीफ रैली होना बनता है, रिलीफ होना चाहिए, बिकॉज इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा इशू था कि तेल का भाव $110, गैस की उपलब्धि में बड़ा सा इशू। मुझे तो लग रहा था कि 2-3% का जीडीपी ग्रोथ का हिट आ सकता है। तो वैसे माहौल में रिलीफ रैली होना बनता है, बट मेरे ख्याल से रिलीफ रैली लिमिटेड रहेगी। 3 वजह है इसकी। पहली चीज़, आई थिंक चाइना रशिया ने भांप लिया है कि अगर अमेरिका को बिजी रख सको किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में, और वो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है गिवन ट्रम्प का रवैया, अमेरिका को बिजी रखना किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। वैसे माहौल में अब लगता है मेरे ख्याल से तनाव का माहौल बना रहेगा। आज ईरान कल कोई दूसरी कहानी होगी। तनाव का माहौल मेरे ख्याल से दुनिया में बना रहेगा, इधर प्रॉपर वॉर या इकोनॉमिक वॉर का एक माहौल चलता जाएगा, जहाँ पे रशिया और चाइना एक तरफ होंगे और अमेरिका दूसरी तरफ होगा। तो कमोडिटी प्राइसेस का ऊपर रहना, नॉट जस्ट ऑयल बट इवन स्टील की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहना माहौल वॉर के माहौल में, तनाव के माहौल में मेरे ख्याल से एक नया नॉर्मल बन जाएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने रहना नया नॉर्मल बन जाएगा। दूसरी बात जो हम लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में भी व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का कोई नामो निशान नहीं है। 3 साल से व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन का पूरी प्रक्रिया, पूरा जो स्टोरी है वो ठप है। एंड विदाउट जॉब क्रिएशन हमारे लिए कंजम्पशन ग्रोथ लाना हमारे लिए अभी भी मुश्किल रहेगा। 3 साल होने को आ रहे हैं, निफ्टी ईपीएस ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। मुझे उसमें कोई नियर टर्म रिलीफ नहीं नजर आ रही कि सडनली निफ्टी ईपीएस ग्रोथ भाग जाएगी ऊपर, तो उससे एक लिड रहेगा। और तीसरा जो एस्पेक्ट है, ये जो पूरा स्थिति जो बना है लास्ट 1 साल में, पहले ट्रंप ने ट्रेड को लेके इंडिया के साथ उतार चढ़ाव किया, फिर जब लगा कि ट्रेड डील बनने वाली है, ईरान वॉर आ गई। ईरान वॉर में हमारे पास कुछ लेवरेज नहीं थी। आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कहना है कि इंडिया के पास कुछ खास है नहीं, कोई चोक पॉइंट नहीं है। चाइना के पास रेयर अर्थ है, वेस्ट के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास हॉर्मूज है। इंडिया के पास क्या है वो आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रहा। वैल्यूएशंस अभी भी चढ़े हुए हैं रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले। तो अगर इंडिया में कोई खास रैली आई, विदेशी उसमें बेचेगा और पैसा निकालेगा। इसलिए मुझे लगता है कि रिलीफ रैली बनता है, बट बियॉन्ड द पॉइंट रिलीफ रैली ज्यादा खींचेगा नहीं बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। अच्छा, तो फिर इन दैट केस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए क्या एडवाइस होगी इस रैली में? कहाँ एग्जिट करें और कहाँ पर फ्रेश पोजीशन जोड़ें फिर? आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी माय नंबर 1 कैटेगरी फॉर एग्जिट। मैं अपने कोलीग्स को बोलता रहता हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल साइकिल था, हर 10 साल इंडिया में कोई ना कोई मुद्दा आता है। पहले लेट 90s में फाइनेंशियल साइकिल में पिटाई आई, करीबन 70-80% एनबीएफसी बंद हो गए। 2007-8 की स्टोरी सबको पता होगी। 2018 में आईएलएफएस और डीएचएफएल वाली स्टोरी थी। तो हर 10 साल में एक फाइनेंशियल सर्विसेज में एक साइकिल आता है एसेट क्वालिटी का और लिक्विडिटी का। आई थिंक उस साइकिल के हम
डिफिकल्ट पार्ट में आ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज साइकिल, लेंडिंग साइकिल के डिफिकल्ट पार्ट में आ रहे हैं। एंड जहाँ जहाँ पे भी हमको चढ़ी हुई वैल्यूएशंस लग रही है लेंडर्स में, हम अपना पैसा वहाँ पे बना के निकल रहे हैं। एक आध ढंग के बैंक है, वी डिस्कस्ड HDFC बैंक वहाँ पे बने हुए हैं, बट बारिंग दैट फाइनेंशियल सर्विसेज में आई थिंक प्रॉफिट लेना बनता है। आई थिंक निम प्रेशर भी आएगा, एसेट क्वालिटी प्रेशर भी आएगा, और डिपॉजिट्स की जो प्रॉब्लम है वो तो बरकरार रहेगी। दूसरा एरिया मुझे ये पूरा जो कैपेक्स साइकिल, डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल का स्टोरी लगता है, वो मुझे काफ़ी ओवरडन लगता है। वहाँ पे भी जहाँ पे हमारे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स थे, हमने वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग किया है। 3 जगह पे हम पैसे लगा रहे हैं। फार्मा का जो सेक्टर है, फार्मा इंटरमीडिएट्स, एक्सपोर्ट्स भी अच्छा करेगा, करेंसी के नज़रिए से भी अच्छी तरह पोजिशनड है, और FTA में भी इंटरमीडिएट सेक्टर, फार्मा एंसिलरी सेक्टर वेल प्लेस्ड है FTA के, यूरोप FTA के तहत। दूसरा एरिया है द एंटायर लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, वो टेक्सटाइल्स हो, प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, ऑटो एंसिलरीज हो, जहाँ पे भी एक्सपोर्ट्स की संभावना अच्छी है। आज मानिए 15-20-30% रेवेन्यू ऐसे कंपनीज के एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वीक करेंसी और FTA के तहत हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में एक बड़ी सी उछाल आने की संभावना है। एंड फाइनली, जैसे जैसे हम इलेक्शन साइकिल के फाइनल 2 इयर्स में पहुंचते हैं इंडिया में, मैंने देखा है सरकार और पैसा फेंकती है वोटर्स के ऊपर, और FMCG साइकिल में उछाल होने की संभावना मुझे लगती है बढ़ेगी। टैक्स कट्स भी लास्ट ईयर आए थे। सो 3 जगह हम पैसा लगा रहे हैं। एक तो ये पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेस, दूसरा फार्मा और फार्मा एंसिलरीज, और तीसरा जहाँ पे कंजम्पशन, स्मॉल टिकट कंजम्पशन की स्टोरी है। पैसा निकाल रहे हैं हम बैंकिंग से और कैपिटल गुड साइकिल से। अच्छा सौरभ जी, आपने जो भी बात कही कि रशिया और चाइना चाहते हैं कि यूएस कहीं एंगेज रहे, यूएस ने अपने आप को एंगेज करने के लिए एक रोड मैप तो तैयार कर ही रखा है। पहले वेनेजुएला गए, फिर ईरान आए, क्यूबा की उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है ना। ऐसे में ये क्रूड इस अनरेस्ट के माहौल में रहे, परसिस्ट करे, और स्पेशली जिस प्रकार के हिट्स हुई हैं, आपकी सप्लाई कंसर्न्स रहेंगी, यानी क्रूड और रिट्रेस हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न है, विल यू ट्राई टू प्ले दैट क्रूड थीम और नॉट? देखिए, $70 क्रूड हो सकती है। आई एम नो एक्सपर्ट ऑन क्रूड। $70 क्रूड हो सकता है, नथिंग टू स्टॉप इट, बट मुझे लग रहा है ऐसे तनाव के माहौल में 90, 100, 110 के आसपास रहना मोर लाइकली है। एंड गोइंग बैक टू किस लिए अमेरिका इतना अग्रेसिव रवैया अपना रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में 6-7 हफ्ते जबरदस्त मारपीट की। अमेरिका चाहता है कि दुनिया डॉलर को छोड़ के दूसरे करेंसी की तरफ ना बढ़े। जो भी प्रयास किया जाएगा दूसरे करेंसी की तरफ बढ़ने के लिए, अमेरिका वहां पे काफी सख्ती से पेश आएगा। बिकॉज अगर जब तक डॉलर दुनिया का अहम करेंसी रहेगा, अमेरिका भारी बजट डेफिसिट चला सकता है, दुनिया को मजबूरन डॉलर लेना पड़ेगा। और इसलिए अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी देश जो डॉलर से परे होना चाहता है, डॉलर डी-डॉलराइज होना चाहता है, उसके साथ सख्ती से पेश आए। रशिया और चाइना को ये बात समझ है, और ये इसी मुद्दे को लेके गेम करेंगे अमेरिका को। तो ये तनाव का मुद्दा सामने है, डॉलर की अहमियत, और खेलने वाले दोनों पक्ष के प्लेयर्स लाइंड अप हैं, और इसी माहौल में, इसी दुनिया में हमको जीना पड़ेगा, जहाँ पे चाइना रशिया एक साथ, अमेरिका दूसरे साइड, और बीच में डॉलर को लेके कश्मकश, और इकोनॉमिक वॉर, प्रॉपर वॉर, इकोनॉमिक वॉर, प्रॉपर वॉर, हम ऑल्टरनेट करते रहेंगे ऐसे तनाव के साथ आने वाले वर्षों में। और वैसे माहौल में क्रूड का चढ़ा हुआ रहना मेरे ख्याल से मोर लॉजिकल है देन क्रूड बीइंग एट $50-60। ओके, तो सौरभ जी गुड आफ्टरनून। तो फिर ऐसे मूड माहौल में एफआईज के बिहेवियर को लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि एक बड़ा सिरदर्द एफआईज की सेलिंग रही है भारतीय बाजार को लेकर, और अब क्या सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद एफआईज की घर वापसी हो गई, या फिर अभी भी कहना ये जल्दबाजी हो गई? आई थिंक एफआईज के केस में, जैसे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा था, इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ कुछ खास है नहीं, वैल्यूएशन चढ़े हुए हैं, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक पैसा मार्केट को चढ़ा के रखा है। तो वैसे माहौल में मेरे को लगता है एफआईज पैसा निकालते रहेंगे। हाँ, बट जिस प्रकार से मार्च में निकाला वो अनयूजुअल था। $12 बिलियन एक महीने में निकालना का ताज्जुब का सिनारियो था एक्चुअली मार्च में। साल में $15-20 बिलियन निकलता रहेगा मेरे ख्याल से विदेशी पैसा। जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं इंडिया में जो निवेश करते हैं, वो इनकैश करके इंडिया से निकलते रहेंगे। जब तक इंडिया का वैल्यूएशन MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के एवरेज के नीचे नहीं जाता, मेरे ख्याल से विदेशियों का बेचने का सिलसिला बरकरार रहेगा।
ऑलराइट सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़े दिन पर आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। चलिए 4 का चौका इसकी शुरुआत कर लेते हैं। 4 का चौका में आज सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम लेने वाले हैं मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हमारे साथ। मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एचएएल के ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एचएएल में एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रिगेन कर लिए स्टॉक ने। तो एचएएल का 3900 वाला कॉल ऑप्शन करीब 123 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 89 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एचएएल की कॉल 3900 की पिक 121 पे ट्रेड करती हुई। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, इंडस टावर पे मेरी नजर है। इंडस टावर में एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, अपने क्लस्टर के ऊपर आया है, तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है करीबन 435 का, जो कि इसका 50 डीएम है। एट अ लेवल ऑफ 441 हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस 435 के नीचे प्रोबेबली 434 का होगा। सो 434 के स्टॉप लॉस के साथ इंडस टावर बाय करें। इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है एक्सक्यूज मी, वो करीबन 455 का रहेगा। इंडस्टार एफएनओ सुपरस्टार में पिक हो गई राजेश जी की। चंदन जी, आपका चार्ट का चमत्कार। बिल्कुल श्रेया जी, मैं फोकस करूंगा कैपिटल गुड्स में से एबीबी पर। काफी अच्छा सेटअप है और इनफैक्ट वीकली चार्ट में 3 वीक के डिक्लाइन के बाद वापस मोमेंटम बना है। डेली चार्ट में देखें तो रिसेंट के करेक्टिव मूव के बावजूद भी 50 डेमा को होल्ड किया था और 4 दिनों से 5920 के सपोर्ट से ग्रेजुअली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। सो मल्टीपल प्राइस पैटर्न एक जगह देखने को मिला है, उसकी वजह से मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। खरीदारी की सलाह है 6430 के सपोर्ट से यहाँ पे 6850 तक के टारगेट एबीबी में बनने चाहिए। ओके गौरांग जी, आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? मिड कैप फंडा के रूप में अनुज भाई हमने चुना है सीमेंट क्षेत्र में से एक मझौली कंपनी है रामको सीमेंट। इसका चयन किया है और मेरे ख्याल से निर्माण कार्य की गतिविधि देश में तो आपको तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर वास्तविकता में अनुज भाई ये 2 हफ्ते बाद किसी भी तरह का एक करार हो जाता है और उस करार के ऊपर या समझौते के ऊपर हस्ताक्षर और मोहर लग जाते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में, तो एक चीज जो हम सब बात नहीं कर रहे हैं अनुज भाई, वो है कि जो भी खून खराबा हुआ है उसकी तो भरपाई हम कर नहीं सकेंगे, लेकिन जो भी सुविधाओं के ऊपर आक्रमण हुआ है और वहां पर परिस्थिति खराब हो गई है, उसको फिर से निर्माण कार्य करना पड़ेगा। इस सोच और विचारधारा के आधार हमें लग रहा है कि एक एक्सपोर्ट मार्केट भी मिडिल ईस्ट में जब भी इसका निर्णायक तरीके से रास्ता निकल आता है जियोपॉलिटिक्स का जो भी चल रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट को लेकर के भी हो सकती है। ये एक बहुत ही लंबी विचारधारा है, मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन स्थानीय मार्केट में भी जिस प्रकार से सीमेंट की खपत हो रही है, मांग बढ़ने की संभावना है। उसके साथ साथ शायद सीमेंट के बोरियों के दाम में भी ऊपर के तरफ के भाव जाते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ महीनों में। तो रैमको सीमेंट पर खरीदारी की राय है, इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, मीनवाइल देखिए, ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट आया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रोके तो हम तेल अवीव पर फिर बमबारी करेंगे। अब इशू क्या है इसमें? मामला इजराइल का फंस रहा है। इजराइल का मामला फंस रहा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने जो प्लान दिया उसमें लेबनान शामिल था, लेकिन जो सुबह इजराइल ने स्टेटमेंट दी थी, इजराइल ने उसमें बोला कि नहीं, उसमें लेबनान शामिल नहीं है। तो अब ये होता है कि जब भी सीज फायर होता है, 1-2 स्टेटमेंट, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई खत्म हुई थी तो 1-2 स्टेटमेंट्स आई थी कि नहीं अभी थोड़ा सा सीज फायर वायलेशन हुआ, ये सब हुआ, वो सब हुआ। तो ये सब होगा, थोड़ा बहुत पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, ये सब नेगोशिएशन जो है ये सब चलती रहती हैं। तो उस वजह से मैं इसको अभी कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन न्यूज़ तो न्यूज़ है, तो इसके लिए एक बार उसको एड्रेस कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हमारी फेवरेट सेगमेंट यानी कि बुल वर्सेस बेयर, इसकी बात कर लेते हैं। और बुल वर्सेस बेयर में आज हमारा फोकस है टाइटन पर। टाइटन आज सुबह हमने बिग स्टॉक्स में भी लिया था, 6% के करीब का उछाल इसमें। लंबे टाइम फ्रेम की बात की जाए तो क्या ही बात करेंगे इसका। एक चार्ट ऐसा होगा जो आपको शायद ज़मीन से लेकर आसमान तक का दिखाई देगा अगर आप 20 साल का चार्ट देखेंगे। चलिए अब इस पर बुल वर्सेस बेयर के लिए आशीष और नूपुर। तो आज बुल कौन? आशीष। हाँ सर, मैं बुल बनाऊँ इस स्टॉक के ऊपर, नूपुर बेयर है।
और क्योंकि आज मार्केट तेज़ी वाला है तो तेज़ी के तर्कों के साथ शुरुआत करेंगे। और हाल ही की बात बताता हूँ, चौथी तिमाही के जो अपडेट आए हैं, इतना बड़ा बेस है, इतनी सोने की कीमतें महंगी हो गई, लेकिन ज्वेलरी आप देखिए लगातार बिकती जा रही है। क्वार्टर 4 में डोमेस्टिक ज्वेलरी ग्रोथ आई है आपकी 46% की, 46% की पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि एनालिस्ट के एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा है। खास बात है कि अगर आप जो बायर की ग्रोथ है देखें तो ये भी हाई सिंगल डिजिट में देखने को मिली। तो ग्रोथ के लिहाज से चौथी तिमाही और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के तो क्या ही कहने। आशीष, उसी प्रेस रिलीज में एक और चीज़ लिखी थी, शायद उस पर आपका ध्यान नहीं गया, वो था कि जो बाइंग हुई है ना वो ज्वेलरी में नहीं हुई है, वो कॉइन्स में हुई है। तो जो ज्वेलरी का सेगमेंट होता है ना कंपनी का, वहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोग बाय करते हैं तो प्योर गोल्ड या कॉइन्स बाय करते हैं, और वहाँ पर जो 3 गुना की सेल्स हुई है इस बार, उससे कंपनी के मार्जिन्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। लो मार्जिन बिजनेस होता है ज्वेलरी में, नॉर्मली 11-12% की कंपनी मार्जिन्स करती है एबिट लेवल पर। अगर ये ज्वेलरी से नहीं आई है, कंपनी जब नतीजे घोषित करेगी तब क्लैरिटी यहाँ पर समझ में आएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के ये बाइंग हुई है, कॉइन ज़्यादा बिके हैं इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी, तो मार्जिन इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज्वेलरी से ज़्यादा इन्होंने कॉइन्स बेच दी है। चलिए ठीक है, एक आध क्वार्टर मार्जिन गिर भी जाए तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए क्या हुआ था ना, मैं आपको बताती हूँ। जब गोल्ड 1 लाख था तब लोगों को लगा कि 1.5 लाख होगा तो बाय कर लेते, तो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कॉइन्स बाय कर लिए, ज्वेलरी बाद में परचेस कर लेंगे। जब 1.5 लाख हुआ, 1,80,000 पहुंचा, तो वो बाइंग दिखी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो अच्छी बात है, तो खरीद रहे, लेकिन कॉइन करे ना, कॉइन बाय करे, उसमें तो जो मेकिंग चार्जेस है वो देने ही नहीं होते, तो कंपनी तो उसी से कमाती है ना। इसलिए अगर आप पुराने नंबर्स देखेंगे ना आशीष, तो प्रॉफिट ग्रोथ मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो आपको नजर आएगी क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल में तो सिर्फ 17% है, और 3 साल में सिर्फ 15%। आप बात कर रहे हो 5 साल में 17% से इस लेवल की कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, 23% CAGR, आपका सेल्स बढ़ गई। और पिछले 5 साल में आप देखें तो आपने बताया कि आपके स्टॉक के प्राइस की कैगर भी ऑलमोस्ट 22-23% आती है। तो आप ये समझ लीजिए कि 3.5-4 साल में हर बार आपका स्टॉक दुगना हो रहा है। इससे बेहतर क्या होगा, एक आध क्वार्टर में मार्जिन घट जाए तो भी निवेशकों का तो पैसा बन रहा है ना। टॉप लाइन बढ़ती है लेकिन मार्जिन्स घटते हैं, और तभी वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं होता। और इसीलिए ना वैल्यूएशन आपको देखेंगे ना इस कंपनी के 70-80 के टाइम पे ट्रेड करता है, 20-25% से ग्रो करता है, पीक ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ से जस्टिफाई करना डिफिकल्ट हो सकता है। मार्जिन प्रेशर दिखेगा, और 1 लाख से कम वाली जो ज्वेलरी है ना, एंट्री लेवल है, उस पर इस बार डेंट दिखा। और कंपनी ने क्लियरली अपनी प्रेस रिलीज में दिखा है कि यहाँ पर इम्पैक्ट है, गोल्ड प्राइसेस का इम्पैक्ट देखने को मिला है। नुपुर, ट्रैक रिकॉर्ड के अगेंस्ट आप बेट कर रहे हो। देखिए ये स्टॉक ने निवेशकों की वेल्थ बनाकर दी है, और निवेशक हैं, और मिडास टच है इसमें तो देखें तो लेट राकेश झुंझुनवाला का ऑलमोस्ट 4-5% के आसपास का स्टेक है। बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएशन की जर्नी यहाँ पर टाइटन में देखने को मिली, और हर भाव पर। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले सस्ता था, 10 साल पहले भी आप देखें तो इसके प्रीमियम वैल्यूएशन थे, और प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई होते हैं क्योंकि ब्रांड की वैल्यू है। ज्वेलरी है ना, इमोशन से जुड़ा है भारत में। आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। तो बात है ना, ज्वेलरी नहीं खरीद रहे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कॉइन्स खरीद रहे, प्योर गोल्ड खरीद रहे, तो मेकिंग चार्जेस कौन देगा? आप ज्वेलरी से हटके घड़ियों की बात कीजिए, आधा भारत टाइटन की घड़ी पहनता है, 50% मार्केट शेयर है, 90% रेवेन्यूज कंपनी के ज्वेलरी से आते हैं। बहुत छोटा कारोबार है, वॉचेस का, बैग्स का, जो भी उठा के देख लीजिए आप। नहीं, लेकिन ब्रांड की प्रेजेंस को आप नकार नहीं सकते। देखिए मैं देख रहा था कि फ्रेग्रेंसेज में 30% की ग्रोथ आई है, आईवेयर बहुत बिका है, बैग्स बहुत ज्यादा बिके हैं। तो हर सेगमेंट में इतनी बढ़िया ग्रोथ आ रही है, और डबल डिजिट 20-30% की ग्रोथ आना ये बताती है कि ब्रांड पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है, और ये प्रीमियम वैल्यूएशन ना पहले भी थी, आगे भी ये स्टॉक जस्टिफाई करता रहेगा। वॉर की वजह से मिडिल ईस्ट में भी कंपनी का इम्पैक्ट हुआ है, वो भी प्रेस रिलीज में लिखा था। इंटरनेशनल बिजनेस तभी भी ग्रो किया है, लेकिन मार्च में इम्पैक्ट हुआ तो आपको अब नजर आएगा वो। हाँ, ये तो अब तो सीज फायर हो गया, अब आगे तो सिचुएशन और बेहतर ही हो सकती है। ओके, इंटरेस्टिंग। टाइटन पे ये चर्चा काफी गर्मा गर्मी रही है, लेकिन वेल क्रिएटेड स्टॉक तो रहा है सर टाइटन। लेकिन ऊपर की भी बात एक माननी होगी कि बुलियन में इस बार लोगों का झुकाव हुआ है, जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में हमने इजाफा देखा। लेकिन आप किस साइड हैं? मैं आज आशीष की साइड हूँ। और देखिए एक सिंपल चीज़ बताऊँ मैं आपको, नूपुर के पॉइंट्स वेल टेकन है, लेकिन नूपुर आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जो आप कह रही हैं ना, अगर कॉइन भी बेच रहे हैं ना ये, उसमें भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कॉइन में भी टाइटन 9% मेकिंग चार्ज लेता है। अब सोचिए, ज्वेलरी में इनका मेकिंग चार्ज 20 से 25% होता है, कॉइन में भी ये लोग 9% का मेकिंग चार्ज लेते हैं। अब कॉइन में मेकिंग क्या है? सिर्फ टाइटन का ठप्पा लग रहा है।
भाई बाकी ज्वेलरी में तो मेकिंग है, और जो काफ़ी टफ ज्वेलरी है उसमें जो आपके कारीगर हैं उनको आप वेतन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भले ही वो मेकिंग चार्ज आप 24% ले रहे हो, लेकिन हो सकता है उस 24% पे टाइटन अपनी बॉटम लाइन में सिर्फ 9 या 10% ही ऐड कर रहा हो। लेकिन सिक्का लिया आपने, सिक्के पे आपने टाइटन का ठप्पा छापा, उसका आपने 9% ले लिया। किस बात का वो 9%? टाइटन का 9% है। आज की डेट में मेरे पास अगर टाइटन का सिक्का है या मेरे पास किसी और ब्रांड का कोई सिक्का है, फ़र्क है दोनों में। मतलब मेरे पास एक पीस ऑफ माइंड है कि मेरे पास वाकई में 22 कैरेट का वो जो गोल्ड है वो हॉलमार्क वाला गोल्ड वाकई में है, तो उस वजह से। और देखिए टाइटन ना सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, टाइटन एक इंस्टीट्यूशन है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक होता है स्टॉक, कुछ ही स्टॉक्स हैं जिन पर एक परमा बुल का व्यू लिया जा सकता है, टाइटन उनमें से एक है। पिछले 20 सालों में ये स्टॉक 1000 गुना हुआ है। एक ऐसा स्टॉक जिसने एक इन्वेस्टर यानी कि राकेश झुंझुनवाला को उस लीग में पहुंचा दिया जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ओनर्स होते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज द शेयर साइज ऑफ बेट दैट वो जो उन्होंने लिया था। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप कभी नहीं बेच सकते। कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए, किसी भी लेवल का टाइम फ्रेम उठा के देख लीजिए, हर टाइम फ्रेम पे इसने आउट परफॉर्म किया है, हर टाइम फ्रेम पे। और हर बार ये स्टॉक मेरे ख्याल से अभी भी 52 वीक हाई के करीब ही होगा, और हो सकता है मेरा लाइफ टाइम हाई पर ही हो ये स्टॉक, और हर बार गिरावट में खरीदने पर पैसा बना। देखिए सबसे पहले मार्केट में ऑल टाइम हाई से लगाया 11 फरवरी को इसका हाई था, 11 फरवरी 2026 का। उसके बाद पूरी की पूरी लड़ाई हुई, पूरी की पूरी मार्केट धराशायी हुई। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से कितना दूर है, टाइटन ऑलरेडी आज लाइफ टाइम हाई लगा चुका है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके लिए नहीं हो सकता कि ये जो स्टॉक है ये मतलब बुल साइड पर, ये नूपुर के तर्क अच्छे हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा बुलिश साइड पर हूँ, तो ये व्यू रहेगा। और आशीष और नूपुर बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दोस्ती है वो अब इस पे भी आ गई है कि कपड़े भी आप एक जैसे पहनने लगे हैं। व्यूज अलग है। लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट था ना बेयर साइड का, नहीं तो हमने बिल्कुल, मैं सोचा बात at least मानता ये हूँ। मैच कर लेते हैं। पॉइंट्स मिलेंगे आपको नूपुर इसके, डोंट वरी कि आपने स्टॉक पे भी बेरिश पॉइंट बनाए, उसके पॉइंट जरूर मिलेंगे आपको, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन बहुत अच्छी डिबेट, शानदार, थैंक यू इस डिबेट के लिए। हाँ वीरू कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने तो व्यू दे ही दिया ना। जो बाकी कहते हैं ना, वो जब तक महिलाओं के अंदर रहेगा खरीदारी का जुनून, टाइटन खरीदिए मिलेगा सुकून। वो संतुलिया साहब के साथ बात कर रहे थे ना एक दिन। वाह सर। वही टाइटन हर बे फेज में। अच्छा, मैं और अनुज सौभाग्यशाली हैं इस बात को लेकर कि हमारी हर क्वार्टर मैनेजमेंट से बात होती है ना, हर क्वार्टर में बात होती है। और इवन जब गोल्ड एक तरफा मूव लेके 80 to 150 हो गया था ना शायद, तब भी संतुलिया साहब की कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कभी भी उनकी कमेंट्री में एक रत्ती भर की कमी नहीं आई, इसलिए टाइम को फुल मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो इस एनवायरनमेंट में भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टेक चेक ले लेते हैं टाइटन पर। मानस जी, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कहाँ तक की जगह है यहाँ पर? देखिए, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, आने वाले करीब 1 मंथ की बात करें, तो मेरा समझना है कि स्टॉक में करंट लेवल से भी 700 से 800 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। अगर एक टेक्निकल टारगेट सेट करने हो तो 5400 के आते हैं, तो करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली करंट लेवल से। कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करें, स्पेशली जब तक 4200 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा, तो गिरावट पे खरीदारी करें। सबसे पहले आपको 4900 को टारगेट करना है और उसके ऊपर 5400 को टारगेट करना है। बाय गॉड, आज तो मानस ने भी सेम कपड़े पहने हुए हैं एकदम, जो नूपुर और आशीष ने पहने हुए थे। वीरू, हाँ सब आज का क्या बात? बेज। हाँ, लखनऊ मुंबई में कोई सेल लगी थी क्या? गजब, आई मीन बिल्कुल एक। अच्छा, आशीष और नुपुर चले गए, वरना मिला के दिखा देते आपको। लग रहा है सब एक ही थान का कपड़ा, क्यों श्रेया? एक थान के कपड़े से ही बोला सर आपने। बिल्कुल डिट्टो मैचिंग। एनीवे, चलिए ये टाइटन में बातचीत हो गई। मार्केट स्टिल अगर आप देखें स्टिल एट डे हाई और करीब 24,000 पे। वो एक फ्लैश आया था, थोड़ा सा अगर आप देखें संशय था उस बातचीत को लेकर, बट स्टिल डे हाई पर। मेरे स्क्रीन पर मीन वाइल जरा HDFC बैंक लेके आइए। मैं कुछ देर पहले ये विकास से प्रश्न पूछ रहा था कि बैंकिंग में कहाँ कन्विक्शन है। HDFC बैंक अब टिक बाय टिक चार्ट्स में डे हाई पर, और लग रहा है कि आज एक माइट भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग बाय फिगर्स होंगी। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की। जी हाँ, ये अर्निंग सीजन अब शुरुआत होने को है, श्री गणेश होने को है, और हर बार की तरह TCS बिगुल बजाएगा। लेकिन नंबर्स कैसे होंगे
आइए वर्मा जी से बात करते हैं। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? पता है, एक मोतीलाल ओसवाल की जो आईटी प्रीव्यू रिपोर्ट आई थी उसका टाइटल एकदम एप्ट है, वन बैटल आफ्टर द अदर। यही आईटी का हाल इस समय। Q4 जहां तक परफॉर्मेंस की बात है बिल्कुल अनइवेंटफुल होगा। वो एआई डिफ्लेशन के खतरे, वो वॉर रिलेटेड इंपैक्ट्स, वो आउटलुक की अनसर्टनिटी तो बनी रहेगी। जहां तक टीसीएस की बात है, पहले एक वो ग्रिड था आईटी की परफॉर्मेंस का पिछले एक साल का। क्या स्टार्क अंडर परफॉर्मेंस है टीसीएस का, 22% गिरा। इसके पियर्स देखिए और कहां निफ्टी आईटी इंडेक्स केवल 5% गिरा है पिछले एक साल में। और धुलाई इस तरह की हुई है कि टीसीएस आज की डेट में इन्फोसिस और एचसीएल टेक से डिस्काउंट वैल्यूएशंस पे कमांड करता है। यह हाल है FY28 अनुमानित पे। जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है, कांस्टेंट करेंसी में आए 1% का उछाल तिमाही दर तिमाही देखने को मिलेगा। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है, 0.6 से लेकर 1.4% के बीच के अनुमान है। हम 1% के साथ जा रहे हैं, पर इस 1% में ध्यान रखिएगा, इसने कुछ रीसेंट जो एक्विजिशंस करे थे, वो कोस्टल क्लाउड, लिस्ट एज, उनसे 30-40 बेसिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। पर जो भी है, चुनिंदा टीयर 1 कंपनीज में जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एक टीसीएस होगा इस क्वार्टर में, वो 1% की आय के उछाल के चलते। दूसरा, डॉलर में आए अगर आप देखेंगे तो 1.5%, और रुपए में आए 3.25-3.5% का उछाल दिखाएगी। मार्जिन तकरीबन 20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो रहे होंगे, तो फ्लैट से पॉजिटिव साइड पे। क्यों? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। औसतन रुपया जो है वो करीब करीब 3% ऑन एन एवरेज इस क्वार्टर डिप्रिशिएट हुआ है, उसका बेनिफिट होगा। पर वो पूरी तरह से परकुलेट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने हायर वेरिएबल अलाउंसेस दिए थे, सीनियर लेवल प्रमोशंस करे थे, और आई एम श्योर इस एनवायरमेंट में काफी टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, तो वो पूरी करेंसी का बेनिफिट भुना नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मार्जिन आपको इंटैक्ट नजर आएंगे। नजर कहां रहेगी? डिमांड एनवायरनमेंट पे। पहली कंपनी जो अपने नतीजे घोषित कर रही है, एआई का इंपैक्ट क्या है? एआई डेटा सेंटर्स की बात करी थी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, उसको लेकर अपडेट्स क्या हैं? टेक बजट्स का हाल क्या है? बीएफएसआई इकलौता स्ट्रॉन्ग सेक्टर पॉकेट था, उसके हालात कैसे हैं? डील विंस कैसी हैं? इन सब पे फोकस होगा। रिपोर्ट जो भी कह रही है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये वॉर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस को ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ एक डील में ये हो सकता है थोड़े से डिलेज देखने को मिले। और जहां तक एआई डिफ्लेशन की बात है, बहुत अर्ली है, और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री में ऐसी कोई बात सामने आएगी नहीं, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं है एआई का, उन प्लगइन्स का दरअसल इंपैक्ट होने का वाला है। पर ये मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आप नजर रखिएगा। चलिए, बिल्कुल सब पर नजर रहेगी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो इंटरव्यू होगा मैनेजमेंट के साथ उसमें पूछेगा इन सब सवालों पर, और फिर इस पर भी एक व्यू बनाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो क्या मान के चलें कि मार्केट का वर्स्ट फेज खत्म हुआ, या फिर अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी? वर्स्ट फेज खत्म होगा ये मान सकते हैं। यहाँ से कितना बढ़ेगा मेरे को लगता है वो क्रूड पे डिपेंड करेगा। सीज फायर रहे ना रहे, वापस वॉर हो नहीं हो, जो भी हो, अगर क्रूड का भाव घट जाता है तो डेफिनेटली मार्केट विल डू वेरी वेल फ्रॉम हियर ऑन। अगर नहीं घटता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट अटक जाएगा, क्योंकि मार्केट को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, एफआई मनी, डोमेस्टिक मनी। एफआई मनी तभी आएगा जब उनको दिखेगा कि भाई क्रूड 70 के नीचे है। फ्यूचर्स अभी 80 के आसपास चल रहे हैं, अगर ये 70 के नीचे आते हैं देन लगता है कि हाँ, एफआई का पैसा आना चालू हो जाना चाहिए वापस। ओके, एफआई का पैसा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अमन जी, आज बैंक्स और एनबीएफसीज में सबसे बड़ा बाउंस आया। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज, क्या ये स्पेस जहां से गिरी थी स्टॉक्स वहां तक वापस जाने का दम रखते हैं यहाँ से? चांस तो पूरा है, क्योंकि कंप्लीटली डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर है। बाहर से उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट थोड़ा जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो है। तो उस हिसाब से टेक्निकल रीजन से भी गिरे थे। सबसे ज्यादा एफआई ओनरशिप यहीं पे है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं पे है, तो उनको अगर कभी भी रिडेम्पशन आता है, कभी भी इंडिया से एक्सपोजर कम करना होता है तो बैंक में सेलिंग प्रेशर आती है। तो अगर वो सिनेरियो रिवर्स होता है तो बनता तो है कि बैंक्स वापस जिस लेवल्स पे चले जाए, और अगर कुछ महंगे भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक 5 ईयर लो वैल्यूएशन पे 5 साल का रिटर्न 0 है, तो क्लियरली केस तो है कि आगे जाके बैंक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी से बेटर ही रहे।
ओके अमन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। जी, अभी टीसीएस पे हम चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट से पहले प्रीव्यू समझने की कोशिश कर रहे थे। सर, ये आईटी पर टेक क्या है आपका? हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक परफॉर्मेंस, हालांकि आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। तो आईटी पर अभी नजरिया क्या है? क्या एआई रिलेटेड जो खतरा है वो टल गया है, या फिर अब एब्जॉर्ब करने की कोशिश में है पूरा आईटी पैक? हमको ब्रॉडली ये लगता है कि आईटी का बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा। एआई का खतरा निकल गया उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ से बड़ा पी री रेटिंग का संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक ग्रोथ रेट नहीं आएगी तब तक पी री रेट होगा नहीं। ग्रोथ रेट आ भी गई, जो अभी 3-4-5% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो आईटी और कंज्यूमर कंपनी में भी ज्यादा फर्क रहा नहीं। आज लीवर में भी 5-6-7% ग्रोथ है, इन्फीटीज में भी 4-5-6% ग्रोथ है, तो सिमिलर ग्रोथ प्रोफाइल हो गया है, राइट। तो कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाए आईटी में, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। ग्रोथ यहाँ से 9-10% होगी तो थोड़ा मे बी पी री रेट हो जाएगा, बट यहाँ से जाके कोई भी बड़ा री रेटिंग मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए हमने आईटी का एक्सपोजर कम किया था। कोई जल्दबाजी नहीं है उस एक्सपोजर को वापस बढ़ाने के लिए, तो व्यू न्यूट्रल है। यहाँ से बेचेंगे नहीं, थोड़ा बहुत जो होल्डिंग है, बट फ्रेश पैसा आईटी पे नहीं डाल रहे हैं। फ्रेश पैसा आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मैं अगला प्रश्न कुछ कमोडिटी से पूछता, लेकिन उससे पहले मैं एक और थीम पे बात करना चाहूँगा अमन जी। ये बजट थीम थी इस बार आपकी डेटा सेंटर को कैप्चर कर रहे थे हम, कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिए, कुछ केबल कंपनियों के ज़रिए, कुछ वायर कंपनियों के ज़रिए, कुछ कूल एंड सप्लाई कंपनियों के ज़रिए। आप लोगों ने इस थीम में क्या क्या बाय किया है? हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ईपीसी कंपनीज जो ये डेटा सेंटर्स बनाती हैं। एक कंपनी में एक्सपोजर है जो खुद डेटा सेंटर बनाने का प्लान या ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है। केबल कंपनी तो हमारे पास सालों से है, बट वो डेटा सेंटर के लिए नहीं है। नॉर्मली द कंपनी इज डूइंग वेल, तो इसलिए वो कंपनी को हमने ले रखा है। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्लेस है नहीं, इनडायरेक्ट प्लेस भी बहुत कम है, तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। ईवी के जैसा है, राइटिंग ऑन द वॉल है, मार्केट शेयर बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शेयर बहुत कम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वैसे एआई का हाल है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। ओके अमन जी, अभी आपने कहा कि फ्रेश पैसा अभी आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं, तो डाल कहाँ रहे हैं सर? अभी फ्रेश मनी डिप्लॉय कौन से सेक्टर्स में कर रहे हैं? टिल यस्टरडे जो फार्मा में डाल रहे थे, सीमेंट में डाल रहे थे, डोमेस्टिक कैप गुड कंपनी जो है ईपीसी कंपनी थे उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। आज का माहौल थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि एकदम व्यू चेंज हो गया है, लेकिन आज पूरा रिवर्स है। आज पब्लिक फार्मा में प्रॉफिट बुक कर रही है और जो स्टॉक गिर गए उनको ले रही है। 1-2 दिन में हो सकता है कि थिंग्स स्टेबलाइज हो जाए। मुझे लगता है सीमेंट शुड डू वेल इन द नियर टर्म्स। फाइनेंशियल मार्केट तो है, वो स्टॉक्स भी ठीक करेंगे ही। जो भी डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज हैं जहाँ पे काफी प्राइस करेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ व्हाटएवर मार्केट फॉल, वहां पे रिकवरी आनी चाहिए। सो सेक्टर ऑफ प्रेफरेंसेस सेम ही रहेगा। कैप गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ईपीसी कंपनीज, सीमेंट, और हम तो फार्मा में यहाँ से भी ऐड करेंगे। तो आज तो चलो प्रॉफिट बुकिंग डे है फार्मा का, हो सकता है 1-2 दिन और प्रॉफिट बुकिंग रहे, उसके बाद मेरे को लगता है कि फार्मा यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे सेक्टोरल बेट्स हैं एज ऑफ नाउ। फार्मा आउट परफॉर्म करेगा। एक तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, ऑटोज़ और रियल एस्टेट। ऑटोज़ में स्ट्रेंथ थी, रियल एस्टेट काफ़ी वीक था। आज ऑफकोर्स दोनों में शानदार रैली है। आपका क्या व्यू होगा इन दोनों स्पेसेस पर? ऑटोज पे व्यू पॉजिटिव है। रियल एस्टेट वैसे एक्सपोजर कम है। इंक्रीमेंटली रियल एस्टेट मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट प्राइसिंग वाइज पीक आउट हो रहा है। मे बी वॉल्यूम वाइज यहाँ से फिर भी सेल्स वेलोसिटी थोड़ी कम हो, लेकिन पॉजिटिव रहे, पर यहाँ से प्राइसिंग गेन जो है, रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो एक बार के लिए तो स्टेबल होंगे। और उस माहौल पे हमने देखा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स कोई आउट परफॉर्म नहीं करते, तो रियल एस्टेट तो मेरे लिए अवॉइड ही है। ऑटो डेफिनेटली देखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा अमन जी, वो कुछ ऐसी थीम्स जहाँ पर इस वॉर का बहुत इम्पैक्ट नहीं था, दैट फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड मोर स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि टिल आई थिंक द मंथ ऑफ अक्टूबर 25
ये स्पेस बहुत स्टेबल रहा था, उसके बाद मेरे ख्याल से 20-22% का करेक्शन इस स्पेस में भी है. इज इट गुड टाइम टू कैप्चर सम हॉस्पिटल स्टॉक्स? हॉस्पिटल्स में एक दो कंपनीज ही है हमारे पोर्टफोलियो में. सेक्टर अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है. डायरेक्ट फार्मा कंपनीज काफी है, तो पिछले 3 महीने से हमने फार्मा में एक्सपोजर बढ़ाया है. आगे भी लग रहा है कि फार्मा में एक्सपोजर हम बढ़ाएंगे. स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मेनली वैल्यूएशन. अगर वैल्यूएशन करेक्ट होते कोई भी रीजन से तो देख सकते हैं, बट फिलहाल तो पोर्टफोलियो में कहते डायरेक्ट फार्मा एक्सपोजर ज्यादा है, ना कि हॉस्पिटल्स. ओके, चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और ये लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेक्टर स्पेस जिस पर आपने टिक दिया, आपने फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइए, इट्स 24005. नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर. एक लकीर अगर आप देखें तो पकड़ ली सुबह सुबह और पूरे दिन वो कायम रही और ऑलमोस्ट क्लोजिंग एट डे है. अनुज, ये क्लोज कैसा लगा और कल के लिए व्यू थर्सडे के लिए? क्लोज बहुत अच्छा है वीरू. और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ठीक है मार्केट ने आपको बहुत ज़्यादा इंटरडे मौके नहीं दिए, लेकिन फिर भी करीब करीब 100-120 पॉइंट तो फिर भी लोअर लेवल से दिए ही थे. अब इशू ये है कि लॉन्ग आपका कहाँ वाला है. अब जैसे हमने थर्सडे से लॉन्ग लगातार कैरी कराया है, वो 22,700 वाला जो असली बॉटम है वहाँ से, अगर वहाँ से आपके पास है तो आप कैरी करें, बिंदास कैरी करें फिर आप. और मतलब अब मार्केट में मौका नहीं मिलेगा आपको अब लोअर लेवल पे ख़रीदने का, उसको भूल जाइए. अब आप तुक्के वाले लॉन्ग हैं तो भले ही आप कवर कर लें, शायद करेंगे भी जो तुक्के वाले लॉन्ग हैं वो, लेकिन जो असली वाले एकदम सोचे समझे लॉन्ग्स हैं उन्हें कैरी करें. मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में अभी भी 1000-2000 पॉइंट की और रैली बाकी है इसी फेज़ में. इवेंचुअली तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली थोड़ा और आगे भी जाएगा, लेकिन इसी फेज़ में और 1000-2000 पॉइंट बाकी हैं. और निफ्टी में 24,300 से 24,800, 24,300 पर 50% रिट्रेसमेंट है, 24,800 पर मतलब पूरी गिरावट का, और 24,800 पर वो लेवल है जहाँ से पूरी की पूरी वो पोस्ट वॉर रिलेटेड बड़ी वाली गिरावट आई थी. तो वहाँ पर इस रैली का फाइनल टेस्ट होगा. अगर वो भी क्रॉस हो गया तो और बड़े लेवल्स सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए ये लेवल्स होंगे. चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम फीडबैक कौन से स्टॉक्स पर आज. नूपुर बताइए. बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स आज डीलर्स के रडार पे आते हुए दिखे. पूरा सेक्टर आज फोकस में बना हुआ, स्पेशली HDFC बैंक में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है. बड़े वॉल्यूम्स के साथ FII के डेस्क पे यहाँ पर बाइंग आती हुई दिखे. तो आज HDFC बैंक बना हुआ है. EMS स्टॉक्स पर भी फोकस बना हुआ है डीलर्स का, जहाँ पर डिक्सन और एम्बर दोनों स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं. हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आपको अगले हफ्ते आते हुए नजर आए. दोनों स्टॉक्स अपने रडार पर रखें. बड़े मूव्स आज आते हुए नजर आ रहे हैं और हायर वॉल्यूम के साथ फैमिली और HNI दोनों ही डेस्क पर यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है. तो HDFC बैंक, डिक्सन और एम्बर आज डीलर्स के रडार पर है. ओके, HDFC बैंक साथ ही डिक्सन और एम्बर डीलर्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग होती हुई. शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए. लेकिन अब समझ लेते हैं कि हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स चुन रहे हैं कल के लिए. चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, देखिए बैंकिंग काउंटर पर ही फोकस करूंगा. और बैंकिंग में आप देखोगे कि एक्सिस बैंक में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है. और मेरा ऐसा मानना है कि ये काउंटर इनफैक्ट पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा. हालांकि ऑलरेडी 6% अप है क्योंकि मार्केट में एक बड़ा रिकवरी देखने को मिला है, बट इस काउंटर में ऑलरेडी 4 दिन पहले बॉटम बन चुके थे. हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस है. वीकली चार्ट में शार्प रिकवरी है, 50 डेमा के ऊपर निकला है. तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह होगी. सपोर्ट रहेगा लगभग 1305 का, ऊपर में टारगेट बनने चाहिए 1380 के. ओके, एक्सिस बैंक 1333 पे आपका बाय कॉल है. मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, APL अपोलो इसमें खरीदारी करके जाएंगे. स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, आज 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है. आई थिंक यहाँ पर अभी भी रैली बनती है, तो करंट लेवल्स पे APL अपोलो के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2019 का और टारगेट सेट करने हैं 2110 के. ओके, APL अपोलो ये मानस जी की पिक हो गई. गाबस है थर्सडे के लिए कौन सा स्टॉक? एक स्टॉक है जिसमें वेंजेंस नजर आता है, वो है इंडस टावर. ब्रेकअवे क्या है, ट्रेड करें 440 के आसपास. स्टॉप लगाएंगे 435 का, ₹5 का स्टॉप लगाएंगे. टारगेट रहेगा 450 और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं. इंडस टावर स्ट्रेंथ नजर आती है. ओके, इंडस टावर 440 पे आपका बाय कॉल. राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, मैं सीमेंस लेके जाऊंगा. मुझे लगता है सीमेंस जिस तरह से आज पूरे दिन परफॉर्म किया है, अभी भी देखिए हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है ये. तो ये मूव कंटिन्यूएशन में जाएगा 3,300 तक.
तो 3235 के आसपास है, 3200 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंस बाय रहेगा। आशीष कयाल जी, आपका BTST? देखिए बीएससी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे काफी अच्छा गैप अप हुआ था, सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं यहाँ से, तो बीएससी पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना हुआ वो 3100 का है और ऊपर में टारगेट करीबन 3400 का देखे जा सकते हैं। ओके, BSC आशीष कयाल जी की पिक हो गई, तो BTST ट्रेड्स पूरे हो गए। ऑब्वियसली सभी BTST ही आए हैं। अब चलते हैं और समझते हैं ब्रेथ आज की। वीरेंद्र जी, बहुत ही शानदार होगी ब्रेथ, ऑब्वियस बात है। बिल्कुल श्रेया, हो सके तो वहाँ पे किसी स्क्रीन का कैप्चर कर लीजिए आप एक बार, है ना। एक दिन एक ऐसा आया था पिछले 10 दिन में जब एक भी लॉन्ग नहीं था, है ना, एक भी लॉन्ग नहीं था। आज देखते हैं कितना है, लॉन्ग ही लॉन्ग हो गई मेरे ख्याल से। और इन द वेरी कहते हैं मीन अर्लियर पार्ट ऑफ द सीरीज 157 लॉन्ग, दैट्स गुड। 45 में शॉर्ट कवरिंग, 13 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी ना के बराबर। दैट्स कॉल्ड कन्विक्शन। बाजार ने थोड़ा सा कन्विक्शन रखा है, इवन ओवरनाइट रखा है। 157 लॉन्ग। लीड किसने किया? ऑटो। लीड उस ब्रांचेस ने किया जहां पे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें आज, हालांकि यहाँ पे न्यूज़ फ्लो कई पैमाने के थे अगर आप देखें, और अदानी ग्रीन्स, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था। इवन अगर आप देखें डील प्राइस से नीचे स्टॉक खिसक गया था। बंधन बैंक, चोला, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था। फ्रेश बैंक नजर आई। और अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, इलेक्ट्रोप्लास्ट, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, 197 कम्युनिकेशन, इन सभी काउंटर्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव था। बट शॉर्ट कवरिंग अशोक लेलैंड बेतहाशा टूटा था। बाकी शॉर्ट बिल्डअप ऑल इंडिया कोल, और देखिए ये इनका क्रूड के रिट्रेसमेंट पे लाजमी है कि ऑल इंडिया गिरेगा। बाकी जो दूसरे वैकल्पिक अगर आप देखें ऊर्जा के साधन थे, उसमें कोल इंडिया को बड़ा एडवांटेज मिल रहा था, वो आज टूटा। शॉर्ट बिल्डअप हुआ। नाल्को, एवेन्यू सुपरमार्ट, एस्टल। एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए अगर आप देखें थोड़ा सा रोचक है ये, आई मीन स्पेशली नंबर्स के बाद यहाँ पे ये डैमेज शुरू हुआ। बाकी आईटी में आज थोड़ा सा पेन था। टेक महिंद्रा, मैरिको, रैकल फाइनेंशियल्स, अदानी पोर्ट्स, एनएमडीसी, ये वो कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज थोड़ा सा पेन था और लॉन्ग अनवाइंडिंग रही और शॉर्ट बिल्डअप रहा। एक दो काउंटर्स लेके आइए और क्लोजिंग के वक्त जो कि अच्छा कर रहे हैं। और एक बार लेके आइए आप स्क्रीन पे प्लीज, एपीएल अपोलो ट्यूब्स स्ट्रॉन्ग क्लोज, यूनियन बैंक स्ट्रॉन्ग क्लोज। एक बार लेके आइए आप एम्बर एंटरप्राइजेस, ये भी एक अच्छा ओआई अपने साथ कैरी करता हुआ। बट मेरे को जो चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव लग रही है, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा आप स्क्रीन पे प्लीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल रिवर्सल ट्रेड में मानस इसने बहुत लेट पार्टिसिपेट किया है। आप ऑटो को देखिए, मारुति हो, चाहे वो एमएनएम हो, चाहे वो आयशर हो, ये उनसे पहले ही अनवाइंडिंग मोड में था, ये उनसे पहले ही प्रेशर झेल रहा था। क्या रिवर्सल खेलने का ये भी कैंडिडेट अच्छा है क्या? तो देखिए काफी समय के बाद, करीब 1.5 साल के बाद यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली देखने को मिल रहा था, लेकिन आज क्योंकि स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो एटलीस्ट आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां आपके टारगेट पोजिशनली मैं बता रहा हूँ 380 रुपए के आसपास के आपके टारगेट रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करें और 315 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर ये राय हो गई। शानदार रैली पूरे स्पेस में ही देखने को मिल रही है। डी साइड पर क्लोज होने की तैयारी। अच्छा, इसके अलावा एक बार रियल्टी पैक रखिएगा स्क्रीन पर। 7% इंडेक्स अप है और हमने इसमें लगातार पेन देखा था, लेकिन जिस तरीके से आज मूव दिखा रहा है, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। सभी स्टॉक्स देखिए आप 7% से 6% के करीब करीब चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर एक रिपोर्ट आई है जेफरीज के साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बातें भी बताई गई हैं उस रिपोर्ट में। एक बार रिविजिट करते हैं। नूपुर से नूपुर बताएं। बिल्कुल, जितना अंडर परफॉर्मेंस इस सेगमेंट में देखने को मिला है, उतना ही आउट परफॉर्मेंस पिछले एक महीने में निफ्टी रियल्टी में आपको नजर आएगा। आज 7% ऊपर और पिछले एक महीने में देखें तो 15% की तेज़ी यहाँ पे आती हुई दिखी है, तो अच्छा कमबैक यहाँ पर दिखा है। अब तक जितनी भी रियल्टी कंपनीज ने Q4 के अपडेट दिए और जितनी भी खबरें निकल कर आई है, वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर साबित होते हुए दिखाए। लग्जरी और जो महंगे घर है उनकी बिक्री से यहाँ पर सपोर्ट आते हुए दिखाए। कंपनियों ने अपने कर्ज घटाने पर भी पूरा फोकस किया है, तो दोनों ही चीज़ें जो है प्री सेल्स और कलेक्शंस के साथ साथ जो डेट की रीपेमेंट कंपनीज ने अपने अपडेट्स में निकाल के दिए, वो भी काफ़ी पॉजिटिव संकेत यहाँ पर लेकर आते हुए दिखे। प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ बात करते हैं, हाल ही में जो अपडेट आया उसमें FY26 के प्री सेल्स गाइडेंस से बेहतर आते हुए दिखाए। 27,000 का गाइडेंस था, 30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आंकड़े आते हुए दिखे। 76% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको नजर आएगी। Q4 में भी 10% की अच्छी ग्रोथ है। मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड जो है वो काफ़ी स्टेबल है और कई
कई मार्केट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फिनिक्स मिल्स की बात करें तो क्वार्टर 4 का अपडेट यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY26 में रिटेल कंजम्पशन रिकॉर्ड 16,500 करोड़ के पास देखने को मिला है। क्वार्टर 4 में रिटेल कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो 31% आते हुए दिखी है। FY26 के पोर्टफोलियो कंजम्पशन पोर्टफोलियो वहाँ पर भी 21% की मजबूत ग्रोथ आपको दिखेगी। ये भी रियल एस्टेट में भी आज अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल एक खबर आई थी आफ्टर मार्केट जहाँ पे गुरुग्राम प्रोजेक्ट में करीबन 1600 करोड़ की बुकिंग जो है वो एक महीने में हो चुकी है। 97% जो है इस प्रोजेक्ट के वो घर बिक चुके हैं। तो पॉजिटिव खबर के चलते 7% पर स्टॉक आपको ये नजर आ रहा है। अब स्मार्ट स्पेसेस पर भी आज फोकस बना हुआ है। मुंबई में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का करार कंपनी ने किया है। हाई वैल्यू करार है और जो इसकी प्रोजेक्टेड वैल्यू निकल कर आ रही है वो करीबन 2400 करोड़ की यहाँ पर सामने आई है। आय के तौर पर उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा जेफरीज जैसे कि आप बता रहे थे कि रिपोर्ट सामने, हालांकि उनका कहना है कि क्वार्टर 1 पर जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है जो माहौल फिलहाल बना है उसकी वजह से कुछ लोग पोस्टपोन करें अपनी बाइंग, लेकिन ऑलरेडी इन स्टॉक्स में इतनी कमजोरी देखने को मिल चुकी है, बॉटम बन चुका है। तो यहाँ से जो बॉटम है वो बहुत लिमिटेड जेफरीज को नजर आता है, जिसकी वजह से उनकी टॉप पिक्स में आपको DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और लोढ़ा जैसे नाम नजर आएंगे। ओके, इन ऊपर बहुत बहुत शुक्र है। रियल एस्टेट पर आप देखें तो ये रिपोर्ट जेफरीज की और ये टेक, और आज रिवर्सल में शॉर्ट कवरिंग में इस स्पेस ने भी आप देखें पूरा का पूरा योगदान दिया और सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 8, 6, पौने 9% अगर आप देखें बड़े मूव लेकर शॉर्ट लोडेड विद शॉर्ट थे, यकीन मानिए आप। और स्टॉक्स ऊपर से लगभग 50%, मोर देन 60% रिट्रेस हो गए थे। तो आज एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पर है। मीनवाइल इट्स 23995, तो बाजार में रिट्रेसमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई फियर फैक्टर लोड नहीं हो रहा है। और आज का एक बड़ा बेनिफिशियरी अगर आप देखें तो जो इस पूरे वॉर जोन में सबसे तंग था दैट वाज LNT 4016, ऑलमोस्ट डे हाई की डायरेक्टरी में खुलने की मतलब क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। तो एक बड़ा बेनिफिशियरी अगर आप देखें तो इस सीज फायर का आज ये आपका LNT रहा 4009 में। और कुछ काउंटर्स दिख रहा था। अभी हमने बहुत देर तक चर्चा करी बुल और बेयर केस में टाइटन की, उसने एक शानदार क्लोज दिया ऑल टाइम हाई। कल पॉसिबली चंदन आपका एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक दैट BSC क्लासिकल राउंडिंग बॉटम का शायद एक ब्रेकआउट दे। ये 3200 की कॉल पे फोकस करना चाहिए क्या BSC की, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल वीरू, देखिए काफी कन्विक्शन इस काउंटर पे, और सबसे बड़ी बात कि इतना मार्केट उठापटक हुआ फिर भी ये काउंटर जो अपना 2500-2550 का लेवल था वो नहीं तोड़ा। जहां तक सेटअप बन रहा है मेरे हिसाब से 3400 के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। आज के दिन ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं 3100 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो सेटअप पॉजिटिव ही है। तो बिल्कुल 3200 की कॉल पे देखा जा सकता है सेटअप। ओवरऑल तो व्यू पॉजिटिव है, बट इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 3200 की कॉल अभी लगभग 120-121 के आसपास चल रही है। यहाँ पे 100 के सपोर्ट से 145-155 तक के टारगेट लगाए जा सकते हैं। ओके, BSC पर व्यू हो गया। आज इसको शुमार भी किया गया था। चार्ट GPT-1 में आ गया और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, डेज हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज होने की तैयारी, पूरे स्पेस में अच्छी खासी पाएंगे। अच्छा, हमने बहुत सारे स्पेसेस और स्टॉक्स की चर्चा की आज के सेशन में, लेकिन FMCG पैक की चर्चा नहीं हुई है अभी तक। एक बार लेकर आएगा स्क्रीन पर डाबर स्टॉक, ये आज 3% ऊपर क्लोज होने की तैयारी। गोदरेज कंज्यूमर, इसके अपडेट भी ठीक ठाक थे, 4.5% से ज़्यादा चढ़ गया आज के सेशन में। वरुण बेवरेजेस और रेडिको खेतान जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोलगेट भी अगर आप देखिए तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज एक रिपोर्ट मैं देख रही थी रूरल डिमांड पर, जहाँ पर मैक्वेरी थोड़ी कॉशियस साउंड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वीकर मानसून की वजह से कुछ काउंटर्स पर डेंट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। उसमें से एक डाबर भी है, क्योंकि इसका रूरल एक्सपोजर जो है वो 45 से 50% है। इसके अलावा ब्रिटानिया भी थोड़ा रिस्क रहेगा अगर रूरल डिमांड कमज़ोर रहेगी, क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है वो 40 से 45% है। तो हाई साइड से थोड़ा तो फिसला है ब्रिटानिया, लेकिन डाबर में अभी भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। हालांकि उन्होंने बताया कि मैरिको, HUL जैसे काउंटर्स पर ज़्यादा फोकस करें, यहाँ पर पैसे बन सकते हैं। लेकिन डाबर पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। राजेश सातपुते जी, डाबर का चार्ट आप देखें और 3.5% अप आज के सेशन में FMCG पैक का। ये तो फंडामेंटल हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्या चार्ट्स पे वो कन्विक्शन बन रहा है, क्या किया जाए? श्रेया, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो FMCG सेक्टर में एक रिलीफ रैली पेंडिंग है। अगर डाबर इन पर्टिकुलरली देखे तो आज इसने अपना 10 DMA रिगेन किया और सबसे बड़ी बात है 10 DMA के ऊपर ही इसका क्लोज आ रहा है। और जो कैंडलस्टिक हम बात करते हैं दैट्स अ ग्रीन कैंडलस्टिक। तो सिंपली ये लगता है कि ये रिलीफ रैली कंटिन्यू होगी
तो अगर आज किसी को लेके जाना है तो स्टॉप लॉस होगा 424 का, दिन के लो का स्टॉप लॉस फ्यूचर में। और इसका जो स्विंग का पहला टारगेट आएगा वो रहेगा 444, 444 का टारगेट आएगा। वो सरपास होता है तो 460 तक की जगह बनेगी, लेकिन दैट इज टारगेट 2। लेकिन मोटा मोटी लगता है इस लेवल पे अगर पोजीशन है तो लेके जाइए। ओके, अगर पोजीशन है तो लेके जा सकते हैं। डाबर अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद होने की तैयारी। इनफैक्ट बहुत सारे काउंटर्स आज डेज हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल एक बार लेकर आएगा स्क्रीन पर 5% तेजी के साथ डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स को की चर्चा हमने की ही। टाइटन और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी थी। एक बार जियो फाइनेंशियल रखेगा स्क्रीन पर। हालांकि एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, खरीद फरोख्त की सलाह नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। गौरांग जी, जियो फाइनेंशियल ये कैसा स्टॉक लगता है? इसने भी पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन आज अच्छा मूव पूरे पैक में तो ये भी चला है 5% से ज्यादा। श्रेया जी, पहले तो मुझे लग रहा है कि 210 220 के नीचे जाने की संभावना बहुत सीमित है। लंबी अवधि का नजरिया है तो इस स्तर पे भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 340 350 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए एज अ डिस्क्लोजर। एक बार जरा प्रोविजनल क्लोज दिखाएंगे मुझे, मतलब एडजस्टेड कहाँ पर हो सकता है? जो 30 मिनट का वीवैप होता है, अब तक 26 मिनट हुए। इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस, हाँ बस 4 पॉइंट की कमी रह गई। वो डोनाल्ड ब्रैडमैन का वो था ना कि अगर 4 रन बना लेते तो 100 की एवरेज हो जाती। तो थोड़ा सा उस हिसाब से 24,000 के ऊपर बंद हो सकते थे, लेकिन नहीं होंगे। प्रोविजनल क्लोज 24,000 के ऊपर हो सकती है, लेकिन फाइनल क्लोज जो है वो अभी भी 23,996 के आसपास ही रहेगी। लेकिन टुवर्ड्स द एंड कुछ स्टॉक्स देखिए क्या मोमेंटम के साथ कुछ स्टॉक्स बंद हो रहे हैं। अशोक लीलैंड देखिए 13% ऊपर। बजाज होल्डिंग्स देखिए आप 8% ऊपर। IDFC फर्स्ट बैंक 8% ऊपर। बैंक निफ्टी की जो लास्ट टिक आई है ना, अभी की जो लास्ट टिक है वो इस वक्त की हाईएस्ट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ और बैंक निफ्टी नया इंटरडे हाई लगा रहा है 55,750। 55,750 के करीब का बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई, मतलब आज का हाई। REC देखिए आप, UPL देखिए किस तरीके से आज ये स्टॉक थोड़े से भाग रहे हैं। तो सभी में शायद आज मुझे सुन नहीं रहे हैं, तो इसके लिए तो थोड़ा सा डिक्सन टेक 6% ऊपर। पेटीएम देखिए 8% ऊपर। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर वीरू टुवर्ड्स एंड देखिए क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ रहा है। HDFC बैंक देखिए वीरू 6% के करीब ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वही मैं देखा था अनुज कुछ देर पहले, HDFC बैंक डे हाई पर, L&T डे हाई पर। बाजार अपने साथ एक, जैसे कहते हैं ना, मैं एक्यूट कन्विक्शन, स्ट्रेंथ और कल के लिए अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कैरी करता हुआ, जो ब्रेथ में भी हम देख रहे थे। और एक दो स्टॉक्स रखिएगा, BSE को देखिए आप, L&T को देखिए आप, टाइटन को देखिए आप, अदानी इंटरप्राइजेस को देखिए आप, चोला फाइनेंस को देखिए, अशोक लीलैंड। टुवर्ड्स क्लोज ये शार्पनेस, ये एज बना रहा। और आज अल्टीमेट क्लोजर्स में अगर आप देखें सिर्फ IT शामिल है। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग को देखने के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, चलिए अच्छी क्लोजिंग मार्केट की और क्या शानदार। अगर आपने मार्केट के वर्डिक्ट को स्वीकार किया है, एक वन अपमैनशिप में ना जाकर, ईगो में ना जाकर, इसने कहा था, उसने कहा था, हमने कहा था, इवेंचुअली रिटेल के फ़ायदे की बात होगी। अगर आपने उसको फॉलो किया तो बड़ा पैसा बना होगा। निफ्टी करीब 900 पॉइंट ऊपर 24,011 पर। बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट ऊपर 5.6%। निफ्टी IT ने अंडर परफॉर्म किया, 0.5% ही ऊपर था ये। मिड कैप 4% ऊपर था। जी हाँ, 4% मिड कैप ऊपर था। स्मॉल कैप कहाँ रह गया पता नहीं, स्मॉल कैप 4.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी शानदार था, आज करीब 11:1 का एडवांस डिक्लाइन था। इसके अलावा आप लेकर आइए जरा सेक्टोरल गेनर्स। इसमें सबसे ऊपर ऑटोज़ करीब 7% की रैली, रियल एस्टेट में 7%, कैपिटल मार्केट 6%, निफ्टी बैंक 5.6%, PSU बैंक 5.6%, फाइनेंशियल 5.5%। मैसिव रैली, लूजर्स कोई है नहीं आज। चलिए निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस ने लीड किया आज करीब 9% ऊपर, 10% एक्चुअली। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर्स, इंटरग्लोब एविएशन, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ज़्यादातर ये स्टॉक हमने सिर्फ आज बिग स्टॉक्स में भी लिए थे वैसे। इसके अलावा लूजर्स भी थे आज थोड़े से, 1-2 IT स्टॉक्स थे, विप्रो और टेक महिंद्रा। एक आध मेटल नेम थे, कोल इंडिया और हिंडाल्को, और एक आध फार्मा और FMCG नेम्स थे जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले। तो शानदार क्लोज और ऐतिहासिक क्लोज। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा रिट्रेसमेंट था और 900 पॉइंट की तेज़ी अगर आप देखें सीज फायर के बाद बाजार अपने साथ लेके गया। उसे कहते हैं ना
कल के लिए कन्विक्शन वो भी कायम रहा। रत्ती भर रिट्रेसमेंट पूरे दिन नहीं था, डे हाई पर हम क्लोज होते हुए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल। उम्मीद करते हैं कोई अप्रिय घटना ना हो और ये जो तेजी आज शुरू हुई है वो लंबे समय तक कायम रहे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इस पैनल की सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।